हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो वरुण एडवांस बैच में एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स क्लासेस में बेटा, जहां पे हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे थे। आज बारी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। कुछ दिन के ब्रेक के बाद हम लोग फिर मिल रहे हैं। मैंने आपको रिलेशंस फंक्शंस कराया था, उसके बाद और सर लोगों ने आपको बचे हुए बीच के चैप्टर्स एलसीडी वगैरह करा दिए होंगे। अब बारी है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर। वैसे तो हम देखो चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं, बट मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स अपनी चल रही है, बिकॉज एडवांस में भी बेटा कुछ भी चीजें मिक्स हो सकती हैं किसी भी टॉपिक के साथ। तो ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगेगा या डिफरेंशियल नहीं लगेगा, वो सब भी लग सकता है, राइट। उतना मैं अज्यूम करूंगा कि आपको आता है बेटा, क्योंकि आप सब लोग एक तरह से मेंस लेवल क्लियर करके बैठे हुए हैं और अब आप एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हाई फाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप लोग सीख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। पिछली क्लास में मैंने पूछा था आप लोगों से कि भाई क्या आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट फील हो रहा है। आप लोगों को वरुण एडवांस बैच को आप लोगों को ऑलमोस्ट 2 महीने अब हो गए हैं, राइट। सो काफी बच्चे कह रहे थे जो शुरुआत से टिके हुए हैं अभी तक कि भाई सर बहुत सारा इंप्रूवमेंट आया है, काफी सारी चीजें सीखने को मिली, प्लस नई नई चीजें, टेक्निक्स एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमने डेवलप करी। पहले जो क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे अब हम उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है बेटा, ये तभी डेवलप हुआ है इन लोगों का जब इन्होंने मेहनत करी है इतने टाइम। 2 महीने से लगे हुए हैं, रोज डेली इतनी क्लासेस और इतने टफ टफ क्वेश्चंस, उसमें दिमाग लगाना। हमारा तो क्या है, हम तो एक सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, 15-20 क्वेश्चन तुम्हें करके दिखा देते हैं, बट तुम लोगों को बेटा तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उस लेवल पे उस इंटेंसिटी पे पढ़ने हैं। तो हेड्स ऑफ टू यू, वेरी गुड बेटा। आप सब लोग ऐसे ही लगे रहो, बस आपको मेहनत का फल बेटा जरूर मिलेगा लाइफ में। आईआईटी एडवांस में मिलेगा या कहीं ना कहीं लाइफ में बेटा जरूर मिलेगा। ये मेहनत जो है ना, ये कभी वेस्ट नहीं जाती। ये मत सोचिएगा नहीं भी अगर एडवांस्ड हुआ, क्योंकि एडवांस तो लिमिटेड सीट्स ही है ना बेटा, बट हो सकता है उस दिन आपका हो ना हो, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट ये जो मेहनत आप करते आ रहे हैं ना, और ये जो हैबिट आपने बना ली है मेहनत करने की, अपना बेस्ट देने का, एक्सेल करना हर चीज में, एफर्ट वाइज बेस्ट करना, ये हैबिट आपको बेटा लाइफ भर बहुत काम आएगी। ठीक है, चलिए। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे आप लोगों के कमेंट्स जब मैंने पढ़े। इतने सारे बच्चे लिख रहे थे और रिस्पॉन्ड कर रहे थे और बहुत ही इंटरेक्टिव अपना ये बैच चल रहा है। काफी मुझे भी मजा आ रहा है आप लोगों की क्लासेस लेने में। आप लोगों के मेथड्स भी मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं भी आपसे सीखता रहता हूँ। अच्छा ये तुमने शॉर्टकट लगाया, ये चीजें तुमने ऐसे करी। तो देखो मैथ्स इज अ सब्जेक्ट है ना, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ लॉन्ग, हम भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी स्टूडेंट्स हैं, तो हम भी आपसे सीखते हैं। अब भी अब तुम लोगों का वो लेवल आ गया है, क्योंकि अब तुम्हें बेटा एडवांस देना है। मैंने तो बहुत सालों पहले दिया था, है ना। अब तुम तो बिल्कुल ऑलमोस्ट अब रेडी हो, तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस नेचुरली अब मेरे से फास्ट पहुंच जाना चाहिए। तुम्हारी सोचने का तरीका, तुम्हारे मेथड, तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड्स सब मुझसे फास्ट हो जानी चाहिए बेटा। अगर हो गई है तो वेरी नाइस। मैं इससे ज्यादा एक टीचर के लिए कोई खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे उससे आगे निकल जाएं, ठीक है। तो वो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है बेटा। बस उसको आप लोग 1 महीने तक या 20 दिन जो भी अब बचे हैं उसमें ये इंटेंसिटी अपनी बरकरार रखिए, ताकि एग्जाम तक बेटा ढीले नहीं पड़ना है ना। और अब जैसे जैसे जेई एडवांस्ड नजदीक आ रहा है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, उसको कंट्रोल रखिए, उसको रेगुलेट करिए, उसके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करिए, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरिए, पॉजिटिव लोगों से बात करिए, जो भी चीजें में आपको अच्छा लगता है दिन में थोड़ा बहुत समय उसके लिए भी निकालिए। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना शुरू करो। प्लस जिन 6 घंटे एडवांस देना है, तो उस टाइम पर आप पढ़ने बैठना ही बैठना, उस समय आपका आउटपुट बेस्ट होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एडवांस्ड वाले दिन, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता क्या है, 9 से 12 मान लो पेपर है अगर आपका, तो आप 9 से 12 डेली पढ़ने बैठ जाने चाहिए। दूसरा पेपर अगर 2 से 5 है सपोज, या 3 से 6 जो भी है, तो उस टाइम भी आप पढ़ने बैठने चाहिए। ये नहीं कि दोपहर में सोने की आदत डाल ली कि सर 1 घंटे सो जाता हूं मैं आजकल, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूं, और एक दिन में 2 दिन मेरे क्रिएट हो जाते हैं। ऐसा कई बार हमें लगने लगता है। आउटपुट बढ़ाने के लिए हम दिन में हैबिट डाल लेते हैं सोने की, और एडवांस्ड में फिर वो हैबिट बड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि उस दिन तो आप सो नहीं पाएंगे दिन में। उस दिन तो आपको बिना दिन में सोए लगातार बेटा, बिना ब्रेक, इनफैक्ट ब्रेक होगा बट उस ब्रेक में भी आपको कोई बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं मिल जाएगा फिजिकली एंड मेंटली। तो वो हैबिट अपनी जरूर बनाइए, अपनी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करिए। जिस टाइम आप एडवांस देंगे उस टाइम पढ़ने बैठिए। जिस टाइम आप उठेंगे उस दिन, हो सकता है आपके घर से सेंटर बहुत दूर हो, तो आपको सुबह मान लो 5 बजे अगर उठना पड़े, तो आप अभी से डेली हैबिट डालिए 5 बजे उठने की। ये नहीं कि सर मैं तो अभी रात में पढ़ता हूं, उस दिन एडवांस से 1-2 दिन पहले उठना शुरू कर दूंगा 5 बजे, तो फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस होगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपका आउटपुट बेटर नहीं आ पाएगा। आप खुद सोचो, जिस दिन आप, अगर आप मान लो 8 बजे उठते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और किसी दिन आपको 5 बजे उठा लिया जाए, तो वो दिन आपका कहीं ना कहीं जो है उतना आउटपुट नहीं आता है, मेंटली आप टायर्ड फील करते हैं। तो मेंटली अगर आप चाहते हैं, आप तो अपने आप को बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में रखना चाहेंगे ना, आप की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो सब बेस्ट आउटपुट आना चाहिए वहां पे।
तो वो कब आएगा? जब आप एनवायरमेंट अपने लिए बेस्ट क्रिएट करके रखेंगे, जब आपका बेस्ट आउटपुट आता है, ठीक है, वो आउटपुट आपको उस समय लाना है, उस टाइम के दौरान। ऐसे सोच लो, मान लो तुम्हें लगता है तुम रात में बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लेते हो, बेस्ट आउटपुट तुम्हारा रात को आता है, तो ऐसे मत सोचो रात में बेस्ट आउटपुट लाके क्या करोगे, एडवांस का पेपर थोड़ी ना रात को है। तो तुम्हें अपना वो बेस्ट आउटपुट की बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज करके उसको दिन में बनाना है। समझो इस बात को, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लाइटली ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं ठीक है उस दिन कर देंगे, ऐसा कोई फर्क इतना नहीं पड़ता, या इस बारे में कई लोग सोचते ही नहीं है बहुत ज्यादा। बट आपको सोचना है बेटा, एक एक छोटी छोटी चीज एडवांस वाले दिन बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बीच में पेपर जब एक हो गया है तो उसके बीच में बहुत ज्यादा पेपर डिस्कशन मत करिए। कई लोगों की हैबिट होती है, फर्स्ट पेपर हुआ, आसपास कोई दोस्त हैं या फिर कोई भी फ्रेंड मिल गए, अरे यार इसका आंसर बताइयो, उसका आंसर बताइयो, इसका मैंने ये किया, मैंने वो किया, लड़ने लग जाते हैं, नहीं तेरा सही नहीं मेरा सही है, मैंने ऐसे वैसे, पूरा उस समय सर इसमें दिक्कत क्या है? भाई इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, बट आप ये सोचिए कि अभी आपका फर्स्ट पेपर हुआ है और सेकेंड पेपर में आपको फिजिकल और मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेस में रहना है, आपको दिमाग अपना यूज करना है। तो उस दिमाग को फालतू में क्यों यूज कर रहे हो पेपर डिस्कशन के टाइम? थकान हो जाएगी तुम्हें लास्ट तक पहुंचते पहुंचते सेकंड पेपर के, ठीक है? तो अपनी एनर्जी और अपनी जो थॉट प्रोसेस है, कई बार ऐसा होता है ना भाई, हम जिनमें जब 6-7 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे, तो लास्ट तक आते आते सर दर्द हो जाता है, थकान होने लगती है। तो वो क्यों आप अपने लिए करना चाहते हैं सेकंड पेपर में? आपको जो बीच में गैप मिलेगा उसमें कोई पेपर डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने मेडिटेट करना है, शांति से बैठना है, अच्छा खाना है, पेरेंट्स से बातें करनी है, कुछ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो वो कर लीजिए, बट उसके अलावा आपको कोई डिस्कशन वगैरह फालतू में पढ़ना नहीं है। वो वही लोग करते हैं बेटा जिनका एडवांस खराब हुआ होता है या होने वाला होता है पेपर 2, ठीक है? और पेपर 1, एक और बात ध्यान रखना, पेपर 1 रिलेटिवली खराब होगा तुम्हारा। तुम जब पेपर देने जाओगे तुम्हें ऐसा लगेगा अरे सर पेपर 1 तो खराब हो गया मेरा, सच बता रहा हूं ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ लगता है, क्योंकि उम्मीद से, जितनी उम्मीद हमने अपने आप से करी हुई होती उतना अच्छा नहीं होता पेपर 1। और कुछ ये कह लो पेपर 1 डिफिकल्ट भी ज्यादा आता है, जनरली जेई की स्टाइल है। पेपर 2 जो है रिलेटिवली आसान आता है। तो याद रखना, अगर पेपर 1 तुम्हारा उतना अच्छा ना हो तो हताश नहीं होना है कि अरे सर अब तो मेरा बेकार हो गया, होगा ही नहीं। पेपर 2 अभी बाकी है, उसको आप दीजिएगा अच्छी तरह, उसके बाद ही कोई भी डिस्कशन, कोई भी चीज में आप पढ़ेंगे, उससे पहले कोई पेपर डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, जो मैंने आपको बताया वही करना है, ठीक है? और बढ़िया होगा तुम्हारा यार पेपर, तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं तो यही उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कहूंगा। वैसे तो अभी आगे भी काफी सारे लेक्चर, अभी 2-3 लेक्चर्स हमारे बचे ही हैं, है ना? जैसे जैसे बैच अंत की ओर आ रहा है, ये सब चीजों का भी आपको बेटा ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी तो हम है ही, कोई भी दिक्कत आए आपको भगवान का नाम लेना है और ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, अपना एंजॉय करते हुए पेपर दे देना है बेटा। तो अगर तुमने जैसे ये क्लास करते हो, एंजॉय करते हो ना, मजा आता है, सर नए नए मेथड हम करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं, कोई खुद से हो जाता है, कोई ट्रिक से हो जाता है, कोई आपके मेथड से हो जाता है, तो मजा आता है ना। वैसे ही बस तुम्हें पेपर देना है, कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत लो उस दिन। सर कहना आसान है, हाँ बिल्कुल कहना आसान है, बट आप कम से कम कॉन्शियस एफर्ट तो कर सकते हो स्ट्रेस कम लेने की। अगर स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करो, अपने आप को पॉजिटिविटी के अंदर लाओ, ठीक है? बाकी थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है। जेई से पिछले दिन क्या होता है, नींद भी कई बार नहीं आती, हम बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और ये बात याद रखना, प्रॉपर स्लीप लेके जाना है तुमने, 8 घंटे सोना ही है। ये नहीं कि उस दिन रात में 12-1 बजे तक पढ़ रहे हो, जितनी पढ़ाई करनी है भाई पहले पढ़ ले, लास्ट के 1-2 दिन तुम्हें बहुत ही कम चीजें पढ़नी है, या लास्ट वाली नाइट तो बिल्कुल ही तुम्हें 8-9 बजे सोने चले जाना है, ठीक है? उस दिन अगर तुम 8 घंटे सोते हो, उस दिन 10 घंटे सो, क्योंकि वैसे ही तुम्हारी नींद खुलेगी बार बार, सो अल्टीमेटली 10 में से 8 ही घंटे सो पाओगे तुम एक्चुअली में। तो छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, बट इन सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। मैं क्योंकि ऐसी चीज भुगत चुका हूं, देख चुका हूं बहुत बच्चों को ये गलतियां करते हुए, मैंने खुद करी थी। जब मैं फर्स्ट जेई दिया था तो दोपहर में मैं सोने लग गया था उससे 1 महीना पहले, और एडवांस वाले दिन भी मुझे फिर हल्की हल्की नींद आने लग गई दोपहर में, जिस वजह से मेरा पेपर खराब हो गया, ठीक है? फर्स्ट टाइम तो सुनने में हंसी आती है अब जब सोचते हैं, बट उस टाइम बहुत ही ज्यादा मतलब आई वॉज इन अ शॉक कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि मेंटली आपका माइंड शट होने लग जाता है उस टाइम। अगर आपको सोने की हैबिट पड़ जाए दिन में तो आपका आउटपुट नहीं आता। एग्जाम में आप कितना ही सोच लें, करा कराया क्वेश्चन नहीं होगा आपसे फिर वहां। तो अपने माइंड का गेम है बेटा, इट इज ऑल अबाउट द माइंड। सो अपने माइंड को एक अच्छे स्पेस में रखना है लास्ट के कुछ दिनों, ताकि वहां जाके अगर तुमने अपना बेस्ट आउटपुट ले आए, तुम जो तुम करते आए हो इतने दिन से, अगर तुमने वही सेम रिपीट कर दिया वहां, तो वहां सिलेक्शन हो गया, ये समझो, ठीक है? हाँ, ये उन लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे थे, सर हम तो इतने दिनों से पढ़ ही नहीं रहे थे, मतलब वहां अब ना पढ़ें, वहां जाके ना करें तो हो जाएगा, नहीं, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने पढ़ाई करी है मैं उनको बोल रहा हूं, सेम चीज रिपीट कर देनी है। चलो भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं इस छोटे से डिस्कशन के साथ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो आपको पता है मेजरली
टेंजेंट नॉर्मल हो गई, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत रोल्स थ्योरम वगैरह भी हम करेंगे कल के लेक्चर में, आज तो नहीं। हाँ, तो ये मेजर और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं डेरिवेटिव्स के। तो सबसे पहला सवाल थोड़ा सा डेरिवेटिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही है ये। तो dy कोई भी फंक्शन है उसका अगर dy बाई डी एक्स की पावर 7 और d3x बाई डी वाई क्यूब, dy बाई डी एक्स की पावर 3 d3y बाई डी एक्स क्यूब अपॉन दिस, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। सर मैं एक फंक्शन ले लेता हूं y को साइन x, y को x स्क्वायर, y को x क्यूब, ले लो फंक्शन लेके कर डालो, साथ वैल्यू डाल दो, नेक्स्ट हो जाएगा सवाल, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट देन थोड़ा हम जनरल करके करते हैं ना, ताकि लॉजिक सीखें, कॉन्सेप्ट सीखें। तो देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि d3x बाई डी वाई क्यूब और d3y बाई डी एक्स क्यूब दोनों टर्म्स आ रही हैं। तो सेकेंड ऑर्डर में तो तुम्हें एक रिलेशन आता होगा, नहीं आता तो उसे याद रखना है बेटा, मैंने एक दिन और भी बताया था तुम्हें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी d2x बाई डी वाई स्क्वायर इज माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स की पावर -3 इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है? ये रिलेशन मैंने आपको फंक्शंस के एक लेक्चर में भी यूज किया था। ये है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में रिलेशन, d2x बाई डी वाई स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में रिलेशन होता है। बट अब सर ये तो चलो लर्न नहीं किया हुआ तो कर लो, मेरे हिसाब से काम आ जाता है, डायरेक्ट जेई में आ चुका है 2 बार ये क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द मतलब d2x बाई डी वाई स्क्वायर की 4 वैल्यू दी हुई थी, वन ऑफ द ऑप्शन वाज दिस, तो मेंस में आया हुआ है, बट ट्रिपल ऑर्डर में आया नहीं है और आ सकता है, ठीक है ना। तो अब ट्रिपल ऑर्डर का ही ये मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो अब सेम, अगर इसको सिर्फ याद नहीं करना, इसका प्रूफ भी पता होना चाहिए, तभी तुम ट्रिपल ऑर्डर बना पाओगे। तो इसका प्रूफ रेगुलर क्लास में आपने किया होगा बेटा, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, बट इससे मैं ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव जरा बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखो भाई, मुझे क्या करना है, इसको d3x बाई डी वाई क्यूब बनाना है। तो d3x बाई डी वाई क्यूब क्या होता है, बेसिकली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y d2x बाई डी वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y तो डेरिवेटिव होता है ना भाई। जैसे d3y बाई डी एक्स क्यूब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होता है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। वैसे ही ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यानी इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, ठीक है ना। सो d2x बाई डी वाई स्क्वायर का हो जाएगा d3x बाई डी वाई क्यूब। अब y के रिस्पेक्ट में ये 2 फंक्शंस हैं, ये 2 फंक्शंस हैं, तो भैया चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले इसको कांस्टेंट मान लेता हूं, ठीक है जी, इसको कांस्टेंट d बाई डी वाई ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ये हो गया d बाई डी वाई ऑफ दिस थिंग प्लस, अब इसको कांस्टेंट d, इसका डेरिवेटिव लेना है तो 3 टाइम्स dy बाई डी एक्स की पावर -4, और इसका डेरिवेटिव में चेन रूल भी लगेगा। भाई तुमने x की पावर -3 का तो लगा दिया, बट इस फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव आएगा। सो d बाई डी वाई ऑफ dy बाई डी एक्स आएगा, और ये जो कांस्टेंट फंक्शन था वो एज इट इज लिख देंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट माना था। क्या इतनी बात सही है? क्या इतनी बात सही है भाई? देखो राइट। अब क्या होगा, अब ये होगा दोस्त कि अब हमें इन दोनों टर्म्स का इंतजाम करना है भाई। कैसे इंतजाम करोगे सर? देखो भाई, तो d3x बाई डी वाई क्यूब हो जाएगा, अगर मुझे देखो यहां d बाई डी वाई अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहां d बाई डी एक्स होता, अगर यहां d बाई डी एक्स होता, यही चीज इसके प्रूफ में यूज होती है बाय द वे, d बाई डी एक्स होता तो d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता d3y बाई डी एक्स क्यूब, राइट। सो d बाई डी एक्स मुझे यहां बड़ा अच्छा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, ये अगर मैं इसको लिख दूं d बाई डी वाई ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ही लिखा रहने दूं, और एक dx से एक तरह से ऐसे सोचो मल्टीप्लाई कर लिया, और वैसे कर नहीं सकते बट हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव में हम चेन रूल के हिसाब से ये dx और ये dy इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब यहां पे मैं dx लगा सकता हूं, यहां पे बेटा dy लगा सकता हूं, राइट, ये मैं कर सकता हूं।
फर्स्ट ऑर्डर में हम ये कर सकते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो क्यों किया ऐसा? क्योंकि अब बेटा ये d3y/dx³ बन जाएगा। सेम चीज बिल्कुल यहां कर देता हूं, 3dy/dx⁻⁻4, इसमें फिर से d/dy ऑफ dy/dx है, बट d/dx ऑफ dy/dx सेकेंड ऑर्डर बन जाता, तो मैं एक dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, एक dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, फिर से इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं बेटा, ये dy उधर चले जाएगा, ये dx इधर आ जाएगा, और लास्ट टर्म जो d2y/dx² है ये एज इट इज पड़ी हुई है बेटा। समझ गए मैंने क्या किया और क्यों किया? मोर इंपॉर्टेंटली, ताकि अब ये अपना अपना ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बढ़ जाएगा। ये बन जाएगा देखो -dy/dx की पावर -3। अच्छा, ये dx/dy है, तो ये भी तो dy/dx की पावर -1 है, dy/dx की पावर -3 और -1 मिला के हो गया -4, एंड d/dx ऑफ दिस बन गया d3y/dx³। करेक्ट? ऐसे ही यहां पे देखो, ऐसे ही यहां पे देखो, ये बन गया 3dy/dx की पावर -4 d2y/dx², d2y/dx², और एक ये dy/dx की पावर -1 हो गया, ये वाला dy/dx की पावर -1, तो एक्चुअली पावर टोटल -5 बन जाएगी, और एक d2y/dx² और था, एक ये बन गया, एक ऑलरेडी था, तो होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अब ये लर्न मत कर लेना सर ये भी लर्न कर लूं क्या, नहीं ऐसे क्या क्या लर्न करोगे भाई। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया है। अब हम देखते हैं जरा, देखो अब जो क्रिएट करना है, अगर इसमें नोटिस करो dy/dx का होल क्यूब कॉमन आ रहा है, dy/dx का होल क्यूब जो है कॉमन आ रहा है, dy/dx की पावर 4 इंटू d3x/dy³ प्लस d3y/dx³, और नीचे भी dy/dx का होल स्क्वायर बाहर है ही, d2y/dx² का होल स्क्वायर। अब देखो होने वाला है, बस 2 लाइन का काम रह गया है। देखो इनमें से -4 पावर कॉमन आ रही है, ठीक है, इस चीज की पावर -4 कॉमन लेके इधर 4 कर देता हूं, तो dy/dx की पावर 4 d3x/dy³ इक्वल टू, ये पावर हट जाएगी है ना, क्योंकि ये तो कॉमन आ गई इधर गई, सो माइनस ऑफ d3y/dx³ और +3 dy/dx की पावर एक -1 बच जाएगी इधर, और d2y/dx² बच गया बेटा का होल स्क्वायर। करेक्ट? और अब ये माइनस का टर्म बेटा लेफ्ट में ही ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ दिस। और अब देखो तो मजेदार चीज हो गई है। कैसे मजेदार हो गई है? सेम ये चीज बन गई है, देखो ये इधर ले आयो ना प्लस में, तो यहां पे इक्वल टू का साइन हो जाएगा। करेक्ट? ये माइनस वाली टर्म इधर ले आया मैं। तो अब तुम अगर नोटिस कर रहे हो, यही टर्म की वैल्यू बन गई है, वो देखो, ये देखिए, इसकी वैल्यू मैं यहां पे डाल देता हूं, dy/dx की पावर 4 d3x/dy³ प्लस d3y/dx³, इसकी वैल्यू इतनी चीज डाल देता हूं न्यूमरेटर में। सो ये तो होल स्क्वायर तो कट ही गया, तो हमारे पास आ गया dy/dx इंटू, इसकी वैल्यू है 3 dy/dx की पावर -1 इंटू d2y/dx² की पावर 2 अपॉन में भी d2y/dx² की पावर 2 बची हुई है। सो आई थिंक अब आंसर आ चुका है बेटा। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कट गया, ये वाला और ये वाला पूरा कट गया, तो सिर्फ 3 हमारे पास बच गया है। सो फाइनल आंसर इज 3। फाइनल आंसर क्या हो गया है? 3 हो गया है बेटा। था ना बढ़िया क्वेश्चन? कहां से कहां पहुंच गया देखो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये उन्हें डिफिकल्ट लगेगा जिन्हें इसका प्रूफ नहीं पता था इस चीज का। ठीक है, प्रूफ आपको नोट्स में कराया गया होगा, अगर तुमने वो करा हुआ है बेटा तो तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ये बहुत आराम से तुम्हारा हो जाता, क्योंकि बिना प्रूफ के यही, उसमें भी यही चीज यूज होती है जो मैंने मैनिपुलेशन किया है, सेम चीज यूज होती है। देख लीजिए, देख लीजिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो कहां से कहां क्वेश्चन जो है पहुंच गया। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन।
लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। दो कर्व्स के बीच एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है कैसे निकाला जाता है। कोई भी दो कर्व्स हैं जहां पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो इस वाले पॉइंट पे, तो इन पे टेंजेंट्स बनाते हैं, इन पे बनाई जाती है। सपोज इस पे निकालनी है तो इस पे एक टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट, और एंगल बिटवीन कर्व्स tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके करते हैं। तो यही बोला जा रहा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स एट ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट है ओरिजिन, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बता दिया है पहले ही। ओरिजिन देखो 0,0 इसे भी कर रहा होगा, इसे भी कर रहा है, तो आपको 0,0 पे एंगल बिटवीन कर्व्स बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट कर्व को m1 निकालना है, बेसिक m1 क्या है, dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट। m2 निकालना है, तो दोनों का dy बाई डी एक्स निकालना है। तो e की पावर x cos y sin x इज इक्वल टू √3 sin y e की पावर y माइनस 1। cos y को नीचे ले जाओ तो एक्चुअली थोड़ा इजी हो जाएगा, √3 tan y हो गया e की पावर y माइनस 1। और अब डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x इज √3 sec स्क्वायर y e की पावर y माइनस 1, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा क्योंकि tan y का करा है विद रिस्पेक्ट टू x। tan y का हुआ sec स्क्वायर y, ये तो कांस्टेंट है, और sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी, प्लस अब √3 tan y कांस्टेंट e की पावर y माइनस 1 का हो गया e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स। अब नोटिस करो, तुम्हें तो dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, ओरिजिन पे। ये पॉइंट क्या है, 0,0 है, तो x और y को 0 डालना है, x इक्वल टू y इक्वल टू 0। तो x 0 डालने से ये वाली टर्म तो 1 बनेगी, ये 0 बन जाएगी, और इसको अब जरा देखना ध्यान से, बड़ा मजा आने वाला है। √3 ये तो हो गई 1 और ये हो गई 0, dy बाई डी एक्स। अच्छा, और dy बाई डी एक्स अभी कॉमन ही ले लेता हूं, √3 tan y की वजह से वो 0 बन जाएगी, इंटू e की पावर 0 dy बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, 1 इक्वल टू 0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हो गई। सो एक्चुअली बेटा अब हमको समझ आ रहा है कि जब भी ऐसी कोई चीज 0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो तुम्हें पता है डी वाई बाई डी एक्स तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यानी जब इस तरह की कोई चीज आ जाए, यानी डी वाई बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, इन्फिनिटी, या फिर आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। तभी तो होगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो रहा है, वर्टिकल टेंजेंट हो रही होगी वहां पे, यानी कि वहां पे स्लोप जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट हो रही होगी। ठीक है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट मतलब वर्टिकल टेंजेंट बन रही होगी उस ग्राफ पे, ओरिजिन पे, राइट। चलिए पहले का हो गया, अब ऐसे ही बिल्कुल C2 का करते हैं। C2 जो है e की पावर x, सॉरी e की पावर y cos x sin y, e की पावर y cos x sin y, और इक्वल टू साइन x है, इक्वल टू साइन x है। तो एक काम करते हैं, cos x को उधर ले जाओ, e की पावर y sin y इक्वल टू tan x, और फिर से इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो e की पावर y cos y dy बाई डी एक्स आएगा, दोनों में ही आएगा, ले लूंगा कॉमन, e की पावर y sin y dy बाई डी एक्स, दोनों से कॉमन ले लिया, और tan x का हो गया sec स्क्वायर x, x और y 0 डालो, तो x y 0 डाल के ये वाली टर्म गई, y 0 डाल के e की पावर 0 cos 0 1 ही हो गई, सो dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस 0, और sec स्क्वायर 0 होता है 1, सो यहां से dy बाई डी एक्स हमारी क्या आ गई, 1 आ गई, यानी स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट 1 आ गई बेटा, और स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट हमारी, स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट हमारी इनफाइनाइट आ गई। तो खुद सोचो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या होगा, एक लाइन है वर्टिकल, एक है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड, समझ गए ना, ये एक्स एक्सिस के साथ 90 बना रही है m1, और ये 45 क्योंकि स्लोप 1 आई है, ये 45 है, तो ये भी 45, ये भी एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 45 हो जाएगा। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स लाइंस का फॉर्मूला नहीं लगा रहा है, m1 माइनस m2 ऑन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि इनफाइनाइट आ रही है ना, सीधे ही देख लिया, सीधे ही देख लिया। सो देयरफॉर थीटा इज 45 डिग्री, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक मेथड पता है क्या हो सकता है, और जो कि मतलब
थोड़ा मैंने दिमाग लगाया, सोचा एक्स्ट्रा, मतलब करने के बाद थोड़ा और सोच रहा था क्या हो सकता है इसमें। जो एक ये हो सकता है कि भाई क्योंकि हमें एट ओरिजिन बात करनी है, मतलब एक्स इज 0 एंड वाई 0 एज गुड एज 0, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके सीरीज एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं सबके, क्योंकि तुम्हें पता है साइन एक्स का फिर हायर पावर इग्नोर कर देना, टेन एक्स की भी, टेन वाई की भी, ई की पावर एक्स वाई की, सबकी हायर पावर्स इग्नोर कर देना, तो तुम्हारे पास सीरीज एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज 0,0 पे हमसे पूछा हुआ, किसी और पॉइंट पे पूछते तो हम सीरीज एक्सपेंशन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, अप्रोक्सीमेशन नहीं कर पाते, बट सीरीज एक्सपेंशन से भी करके देखना, आ गया था, बहुत लेंदी हो गया था बट आ गया था। बट दिस इज अ मोर कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइंस हमने निकाल लिया है। चलो भाई, सेकंड ब्रेन टीजर भी हो गया है, थर्ड ब्रेन टीजर देखते हैं। दो कर्व्स टच कर रहे हैं बेटा, कर्व्स दिस एंड दिस आर टचिंग ईच अदर। तो देखो, जब भी कोई दो कर्व्स आते हैं, टच करते हैं, तो मैंने तुम्हें ये अगेन ये भी कॉन्सेप्ट फंक्शंस में करवा दिया था, दो कर्व टच करते हैं मतलब उस पॉइंट पे दोनों की डी वाई बाई डी एक्स सेम होने चाहिए, है ना। ये भी एक तरीका होता है, ये एक तरीका होता ही है, इनफैक्ट यही बेस्ट तरीका होता है। बट जब 2 डिग्री कर्व है, जैसे यहां 2 डिग्री कर्व है, तो तुम एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हो जो तुमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा कि दो कर्व टच करते हैं मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डी जीरो करते हैं, है ना। वो भी तो हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं टू कर्व्स टचिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि ये 2 डिग्री कर्व्स दिख रहे हैं मुझे, पैराबोला दिख रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्म का है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब दोनों पैराबोला टच कराना है। तो आप ये कर सकते हैं बेटा कि आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डी जीरो कर सकते हैं। करने को आप ये भी कर सकते हैं कि भाई दोनों का डी वाई बाई डी एक्स सेम कर दें, वहां से भी चीजें मिल जाएंगी और उसमें फिर और इक्वेशंस भी लगानी पड़ेंगी। बट मैं डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से जा रहा हूं, तो एक काम करते हैं, पहले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सिमेट्रिकल दिख रही है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, एक तो 1/48 कटेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू टी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टी टाइम्स एक्स माइनस वाई बन जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे ये टी स्क्वायर था, सॉरी टी ही था, टी टाइम्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस टी टाइम्स एक्स माइनस वाई। तो या तो एक्स माइनस वाई 0 हो जाए क्योंकि कट गया, ओवरऑल कॉमन आके एक्स माइनस वाई यहां पे माइनस आएगा -1, तो या तो y इक्वल टू एक्स और यहां -1 इक्वल टू टी टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस टी, दो रिलेशंस मेरे पास आ रहे हैं। दोनों पे देखते हैं जरा क्या हो रहा है। तो अगर y इक्वल टू एक्स रख दूं, y इक्वल टू किसी भी एक क्वाड्रेटिक में रख दो, सेम ही बन जाएगी। सो y इक्वल टू एक्स रख दिया, सो टी एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस 1/48 इक्वल्स टू टी हो गया, सॉरी इक्वल टू एक्स हो गया, है ना। और अब इस क्वाड्रेटिक का क्या करेंगे, डी जीरो रख देंगे बेटा, क्योंकि टच कराना था हमें तो टच कराना था। सो देयरफॉर कर्व्स टचिंग का मतलब जो भी एक्स में क्वाड्रेटिक आ रही है वो उसका जो है डी इक्वल टू 0 करेंगे। तो बी स्क्वायर -4ac डी को 0 रख दिया बेटा। ठीक है, ये मेथड 2 डिग्री कर्व का स्पेसिफिक है, नहीं तो फिर हमें वो पॉइंट निकालने होते, अल्फा बीटा, वो पॉइंट दोनों में सेटिस्फाई करते, फिर उस अल्फा बीटा पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स भी दोनों के इक्वेट करते, वहां से भी कंडीशन बनती, फिर बहुत सारे अननोन हो जाते, एक्चुअली अल्फा बीटा टी 3 अननोन्स हो जाते, बट 3 इक्वेशंस भी हो जाती ना, क्योंकि अल्फा बीटा इसे करता सेटिस्फाई, इसे करता, और फिर डेरिवेटिव इक्वेट कर देते दोनों के उस पॉइंट अल्फा बीटा पे। तो वही बात हो गई एक्चुअली। अभी तुम देखो, चलो मैं इस केस को सॉल्व करके उससे भी तुम्हें दिखा दूंगा थोड़ा सा। यहां से टी को जरा सॉल्व किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये 12 बन जाएगा। तो t माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू t/12, 12t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 24t इक्वल टू t, तो 12t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 12 बराबर 0। टी में क्वाड्रेटिक आ गई, 144 के फैक्टर आई थिंक हो गए 16 एंड 9, तो वी हैव 4t माइनस 3 इंटू 3t माइनस 4। तो t की दो वैल्यूज आ गई बेटा, 3/4 और t की वैल्यू 4/3।
करेक्ट। दो तो टी की वैल्यूज आ गई हैं, रैशनल तो आ गई हैं, तो टू रैशनल वैल्यूज ऑफ टी तो आ गए, सच दैट ये कर्व्स टच कर जाएंगे बेटा। अगर टी की कोई सी भी एक वैल्यू डालूं इनमें से, ये कर्व्स टच कर रहे होंगे और कर्व टच y इक्वल टू एक्स पे कर रहे होंगे, क्योंकि ये कंडीशन हमने सॉल्व करी। अब जरा इस कंडीशन को भी ले लेते हैं, केस 2। ठीक है जी, केस अभी हमने क्या किया था, केस 1 लेके सॉल्व किया है बेटा। अब करते हैं केस 2 लेके सॉल्व, कि ये है, सो y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x, है ना। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, t टाइम्स x प्लस वाई इज -1 माइनस टी, है ना। t को उधर ले गया हूं, बेसिकली y की वैल्यू निकाल रहा हूं, फिर y को डाल दूंगा उधर। तो x प्लस वाई हो गया -1/t -1, सो y हो गया ये हो गया y का वैल्यू। इसको अब आप चाहे यहां डाल दो, ठीक है, उसमें डाल दो, एक ही बात है, यहां इजी रहेगा y डालना। तो टी एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस 1/48 इज इक्वल टू y विच इज -1/t -1 माइनस एक्स। यहां से टी एक्स स्क्वायर प्लस टी प्लस 1x प्लस 49/48 प्लस 1/t इक्वल टू 0। और अब इस क्वाड्रेटिक का d0 कर देंगे, बिकॉज द कर्व्स वर टचिंग ईच अदर, राइट। कर्व्स क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बेसिकली d0 रखेंगे, t प्लस 1 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको कर लेना यार, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी और यहां से 2 इर्रेशनल आ जाएंगे, आप चेक कर लेना, 2 इर्रेशनल वैल्यूज ऑफ टी आ जाएंगे। मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, बस कैलकुलेशन बची है, और ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक लगा दिया, कैलकुलस बिना लगाए मैंने सॉल्व कर दिया। अब लेट से कोई एक केस सॉल्व करके दिखा देता हूं तुम्हें कैलकुलस से भी। ठीक है, तुम सोच रहे होगे सर कैलकुलस से कैसे होगा। देखो, मैंने तुम्हें मेथड तो बता ही दिया कि भाई लेट से जो दो कर्व्स हैं, मेथड 2 तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं मैं, मैंने भी करा नहीं हुआ, बट आ जाना चाहिए, उससे भी दो कर्व्स हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से, वो टच कर रहे हैं। सो लेट से अल्फा बीटा पे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो यही है कि बीटा इक्वल टू टी अल्फा स्क्वायर प्लस टी अल्फा प्लस 1/48, बेसिकली वही आ जाएगी यार, बात वही हो गई है ना। और अल्फा इक्वल टू टी बीटा स्क्वायर प्लस टी बीटा प्लस 1/48। अगेन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो या तो अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाएगा या फिर ये कंडीशन बन जाएगी। बट जो आगे मैंने डिस्क्रिमिनेंट किया है उसकी जगह मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स दोनों के इक्वेट करता हूं। तो पहले का डिफ्रेंशिएट करता हूं, dy बाई डी एक्स आएगा 2tx। तो पहले का dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2tx प्लस टी, और t की जगह अल्फा डालेंगे, 2t अल्फा प्लस टी। ये आ गया आपका पहले का dy बाई डी एक्स। दूसरे का निकालूंगा अगर इसका, तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इधर आएगा 1 2ty dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, इसका हो गया 2ty dy बाई डी एक्स, उसका हो गया t dy बाई डी एक्स। तो यहां से आ गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1/2ty प्लस टी। करेक्ट, 1/2ty प्लस टी हो गया बेटा। इतनी बात सही है, इतनी बात सही है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों dy बाई डी एक्स को इक्वेट करना है, इक्वेट करना है थर्ड एंड फोर्थ को। 1 और 2 तो ये थी मेरी इक्वेशंस। ठीक है जी, तो 3 = 4 करूंगा जैसे ही, तो मेरे पास आ जाएगा 2t अल्फा प्लस टी इज इक्वल टू 1/2t बीटा प्लस टी, है ना, y की जगह बीटा भी डालना है। तो और अल्फा और बीटा बराबर है, अल्फा और बीटा क्या है, मतलब फर्स्ट केस, अब तुम्हें केसेस बनाने पड़ेंगे, इससे दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा को बेटा पहला केस में अल्फा और बीटा को बराबर रख देते हैं, राइट। अल्फा इक्वल टू बीटा रख देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा, देखो, सो केस 1 बना रहा हूं मैं, अल्फा इक्वल टू बीटा। जो यहां से दो केस तो सब्ट्रैक्ट करके जो आए थे सेम ही बन जाएंगे, यहाँ बस एक्स वाई की जगह अल्फा बीटा आएगा। तो 2t अल्फा प्लस टी इंटू 2t अल्फा प्लस टी बराबर 1 हो गया, यानी 2t अल्फा प्लस टी इक्वल टू 2t अल्फा प्लस टी का होल स्क्वायर
बराबर 1 आ गया। ठीक है, ऑल्सो अल्फा इक्वल टू बीटा यहां डाल देता हूं किसी एक इक्वेशन में, तो अल्फा इक्वल टू टी अल्फा स्क्वायर प्लस टी अल्फा प्लस 1/48 हो गया। करेक्ट, ये देख लीजिए। हाँ, ये हो गया अल्फा का वैल्यू, और एक वैल्यू मेरे पास ये आया है 2t अल्फा प्लस टी, तो क्या आ जाएगा बेटा, टी स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से डाल भी सकते हो वैसे, वैल्यू होल स्क्वायर खोल दो, सो टी की वैल्यू 1/2 अल्फा प्लस 1 ऊपर डाल देना, और अल्फा में क्वाड्रेटिक या अल्फा को एलिमिनेट कर देना, जैसे अच्छा लगे करने को आप कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे यहां से आ गया t इंटू 2 अल्फा प्लस 1 प्लस माइनस 1, तो t की वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 1/t, और अल्फा को ऊपर सब्सटीट्यूट कर देना, टी तुम्हारे वही दो आंसर्स आ जाएंगे बेटा जो पहले आए थे, हमारे ये दोनों आंसर्स आ जाएंगे। बट ये लेंथियर अप्रोच है यार, अब इसमें सेकंड केस तो और लेंथी हो जाएगा, तो बेटर इसमें क्वाड्रेटिक वाला अप्रोच हो रहा है, बिकॉज 2 डिग्री कर्व में d0 क्वाड्रेटिक में खट से बना के d0 हमने कर दिया। बट ये मेथड जेनरिक मेथड है, अगर 2 डिग्री कर्व नहीं होते, ln x होता, e की पावर x sin x cos x, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कराया भी था ये पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा का, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा मैक्सिमा मिनिमा का। तो आज की क्लास में वही करेंगे हम बेटा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट में थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए वाले क्वेश्चंस लेता हूं, जिससे कॉन्सेप्ट से रिवाइज भी हो जाए, फिर लेक्चर 2 ऑनवर्ड्स थोड़े कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस टफ हम करते हैं। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1 0 3 0 सबटेंड एन एंगल थीटा एट अ पॉइंट 0 अल्फा ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, तो इस तरह का कुछ फिगर है कि लाइन ज्वाइनिंग 1,0 और 3,0 जो है, ये एक पॉइंट C विच इज 0, अल्फा एंड लाइंग इन द फर्स्ट पॉजिटिव साइड, उस पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है लाइन, और थीटा को मैक्सिमाइज करना है। थीटा का फंक्शन बनाते हैं और मैक्सिमाइज करते हैं, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा बनाते हैं, भाई अल्फा का फंक्शन हमें थीटा को बनाना पड़ेगा। तो देखो ये अल्फा है, ये लाइन की लेंथ 3 है OB, ठीक है। तो अगर मैं नोटिस करूं, जो थीटा होगा, देखो ये वाला बड़ा वाला एंगल टोटल आ जाएगा tan ऑफ, चलो इसको लिख लेते हैं हम, बीटा ले लेते हैं कुछ, ठीक है, एंगल बीटा ले लेते हैं। तो tan ऑफ थीटा प्लस बीटा, tan ऑफ थीटा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 3/अल्फा। तो यहां से थीटा प्लस बीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/अल्फा, एंड सिमिलरली tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा इस ट्राइंगल में हो जाएगा 1/अल्फा। तो बीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/अल्फा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, थीटा प्लस बीटा और बीटा आ गया, तो सब्ट्रैक्ट होके सिर्फ थीटा बच जाएगा, tan इनवर्स 3/अल्फा माइनस tan इनवर्स 1/अल्फा, राइट, ऐसा बन जाएगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा बन चुका है। थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं ITF की, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY, ठीक है। तो अब क्या बन गया ये, थोड़ा सा LCM भी ले लो भाई, अब जब इतना कर लिया है तो थीटा बन गया tan इनवर्स 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा बन गया फंक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थीटा को करना है मैक्सिमाइज। अब यार देखो डिफरेंशिएट करके क्या ही करूंगा, क्योंकि आई ऑलरेडी नो tan इनवर्स क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है भाई पूरी डोमेन में, तो जितना थीटा उतना बड़ा आएगा, जितना बड़ा ये आएगा फंक्शन, तो एफ अल्फा बोल देता हूं। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ अल्फा, थीटा मैक्स इंप्लाइज एफ अल्फा इज मैक्स, ठीक है। यानी हमें बस क्या करना है, एफ अल्फा जो है 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 3, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज कैसे करोगे, 3 तरीके। पहला तरीका डिफरेंशिएट, भैया ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे सर, हम इसको डिफरेंशिएट करके 0 रखेंगे, मैक्सिमा का पॉइंट निकालेंगे और मैक्सिमाइज कर लेंगे। आई थिंक बहुत लोगों ने वही सोचा होगा, ठीक है। दूसरा तरीका कि सर इसको y मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे,
और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रैशनल एक्सप्रेशंस की रेंज की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, वो भी कर सकते हो अल्फा पॉजिटिव वाली चीज। या क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है मेरे पास तो मेथड 3 है। देखो मेथड 1 हो गया कैलकुलस, मेथड 2 हो गया क्वाड्रेटिक रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस, और मेथड 3 क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है बेटा तो मेरे माइंड में पॉजिटिव एक ही चीज आती है एएमजीएम। तो अल्फा को एक काम करता हूं नीचे ले जाता हूं, सो मेथड 3 लगा रहा हूं। मेथड 3 एफ अल्फा हो जाएगा बेटा 2 अपॉन अल्फा प्लस 3 बाय अल्फा, करेक्ट। अल्फा नीचे ले गया तो 2 अपॉन अल्फा प्लस 3 बाय अल्फा। और अब ये मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर को मिनिमम कर देते हैं, तो इन दोनों में अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अल्फा प्लस 3 बाय अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 2√3 है। सो एफ अल्फा मैक्स वैल्यू 2 अपॉन 2√3 हो जाएगी, यानी बेटा 1/√3 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू अल्फा एफ अल्फा की 1/√3 हो जाएगी। तो थीटा की मैक्स वैल्यू tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगी। थीटा मैक्स tan इनवर्स 1/√3 विच इज π/6। π/6 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखो कितनी चीजें मिक्स कर दी है मैंने इस एक क्वेश्चन के अंदर, देख रहे हो ना। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले तो हमने यहां ज्योमेट्री डाली, ज्योमेट्री से एंगल क्रिएट किया, फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डाल दी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस लगा सकते हो डिफरेंशिएट करके 0, या तुम क्वाड्रेटिक लगा सकते हो, या फिर तुमने एएमजीएम लगा के इजीएस्ट तरीका आ गया, थीटा की मैक्स वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब अल्फा भी निकालना था। एएमजीएम से अल्फा तो झट आ जाएगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू आती है जब नंबर्स इक्वल होते हैं। सो अल्फा इक्वल टू 3 बाय अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू √3 भी आ गया है। सो थीटा की अल्फा की वैल्यू भी आ गई, थीटा की वैल्यू भी आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, उस केस में एबीसी का एरिया बताना है। ठीक है, तो बेस तो 2 है, हाइट अल्फा है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ, बेस है 2, हाइट है अल्फा, तो √3 आ जाएगा, अल्फा तो √3 था। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √3, यानी कि बेटा ACD हो गया आंसर। ठीक है, तो अब ये एक मेथड मैंने किया है, एक मेथड आपको थोड़ा डिफरेंट बता रहा हूं जो मैंने नहीं किया था, किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया सर मैंने ऐसे किया है, तो मैं आपको भी बता देता हूं, हो सकता है आप में से भी कोई बच्चा वो सोचे। ठीक है, देखिएगा जरा, और अगर तुमने कोई नया मेथड किया है तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, चैट सेक्शन में, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा आगे की क्लासेस में। तो देखो दूसरा मेथड और क्या है, ये तो हो गया प्योर कैलकुलस टाइप का, हमने फंक्शन बनाया और हमने मैक्सिमाइज किया। थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी सोचे, अभी ज्योमेट्री रह गया था इसमें यूज करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो थीटा मैक्सिमम तब होगा, ध्यान से सुनो, फॉर थीटा मैक्सिमम, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मेथड 2 फॉर थीटा मैक्सिमम सर्कल पासिंग थ्रू A and B must touch y एक्सिस एट C, 0, अल्फा पे वो टच करना चाहिए। अगर थीटा मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो सर्कल जो AB से पास हो रहा होगा, ABS डायमीटर नहीं, कोई भी सर्कल जो AB से पास कर रहा होगा और y एक्सिस को टच कर रहा होगा वो उसी पॉइंट पे टच करेगा। सोच के देखो क्यों, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है सर्कल्स का कि भाई अगर आपको ये मैक्सिमाइज करना है तो मैं कह रहा हूं कि भाई जो सर्कल बनेगा AB से पास करते हुए बहुत सारे सर्कल बनेंगे, है ना। AB से पास करते हुए आपके पास बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, इन दोनों पॉइंट से AB से पास करते हुए देयर विल बी अ लॉट ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो जो भी सर्कल्स AB से पास करेंगे, कितने सारे सर्कल्स करेंगे, राइट। जो सर्कल AB से पास करेगा और y एक्सिस को टच कर जाएगा, फॉर दैट सर्कल थीटा इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। टच करने वाले सर्कल पे ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, राइट, बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं। कोई बोलेगा सर ऐसा बनेगा, हाँ ये भी बन सकता है, बहुत सारे, क्योंकि वो तो 2 पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं। तो फॉर थीटा टू बी मैक्सिमम, फॉर थीटा टू बी मैक्सिमम आपका जो है उस पॉइंट पे टच कर रहा होगा, वो एग्जैक्टली टच करेगा y एक्सिस को। तो निकाल लेते हैं, अब तो हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्री लगा के, ये 1, 0 है,
ये 3,0 है, तो लेट सर्कल बी, सर्कल की इक्वेशन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और उसमें y0 डाल के 1 और 3 आने चाहिए, तो y0 डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0 के रूट्स 1 और 3 होने चाहिए, करेक्ट। तो सम ऑफ रूट्स है -2g, उधर से आ गया सम ऑफ रूट्स 4, तो g की वैल्यू हो गई -2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c है, c की वैल्यू आ गई 3, प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 3, तो g और c सॉल्व हो गया, और y एक्सिस को टच करना है तो एफ स्क्वायर बराबर c कंडीशन होती है y एक्सिस को टच करने की, यानी एफ स्क्वायर की वैल्यू 3, f की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3। अब तुम्हें एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है सर्कल, है ना, तुम्हें तो पॉजिटिव जगह टच करवाना है, तो नेगेटिव वाला हम लेंगे तभी तो आएगा, f की वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे बेटा तभी सर्कल ऊपर की तरफ रहता है, आपको पता है, -f पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस अब सर्कल निकल आया, सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो सेम आंसर आ जाएगा अभी, और -4x -2√3y और +3 बराबर 0, करेक्ट। चेक कीजिएगा, तो ये हमारा बन गया x -2 होल स्क्वायर, चेक कीजिएगा, एक मिनट, सही है ना। हाँ, अब हमें करना क्या था यार, क्या क्या निकालना था, थीटा की मैक्स वैल्यू। अच्छा, तो पहले तो ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, वाई एक्सिस वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, x0 डाल दो, तो पुट x0 फॉर द पॉइंट c, ये जो c पॉइंट था आपका, उसके लिए x को 0 डाल देता हूं, वाई स्क्वायर -2√3 y प्लस 3 बराबर 0, तो ये y -√3 का होल स्क्वायर हो गया, वो तो आना ही था क्योंकि टच कर रहा है, y की वैल्यू √3 आ गई है, तो y की वैल्यू √3 मतलब ये c के कोऑर्डिनेट 0, c के कोऑर्डिनेट 0, √3 हो गए हैं, c के कोऑर्डिनेट 0, √3 हो गए हैं, आगे तो आप कर ही सकते हैं, c के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो इस तरीके का कुछ सर्कल हो गया, 1 0 3 0 और √3, ये वाला पॉइंट, ये वाला हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका सेंटर पे एंगल देख लो क्या है, सेंटर पे एंगल का आधा होता है उधर, है ना, तो सेंटर आया है हमारा, क्या आया है बेटा, सेंटर आया है 2, √3, तो 2, √3 पे ये सेंटर एंगल देख लो आप, उसका आधा होता है ना, सरकमफ्रेंस पे एंगल जो होता है हाफ होता है बेटा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, मतलब जैसे भी कर लो, ये लेंथ 2 थी तो ये 1 हो गई, और ये √3 हो गई, तो ये हो गया 60, तो ये हो गया 30, ये 30 तो ये भी 30, बाय कॉन्ग्रुएंसी 60, तो ये वाला 30 हो गया। ज्योमेट्री से हमने थीटा को 30 प्रूव कर लिया है, मैक्स वैल्यू जो होगी 30 होगी बेटा, समझ गए ना, थीटा मैक्स, सो देयरफॉर थीटा मैक्स 30 डिग्री हो गया, और ये वाला पॉइंट 0, √3 तो आया ही था, करेक्ट, तो अल्फा की वैल्यू √3 तो आई गई, तो बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है, हटके ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन से कर दिया, बट मतलब वो सोचना थोड़ा सा यार मुश्किल है, बहुत ज्यादा टाइम है, सोचने को सोच भी सकते हो, ये वाला इट्स मोर ऑफ अ कन्वेंशनल मेथड, जो एग्जाम में बैठ के भी आप सोच सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ब्रेन टीजर 4 हो गया है, ब्रेन टीजर 5 पर आते हैं, ये तो यार करना चाहिए सबको, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो। एक फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रल की फॉर्म में और लिमिट्स में वेरिएबल है, लेबनिट्स लॉ का क्वेश्चन है, एफ एक्स डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है ये पता लगाना है, सो एफ डैश एक्स निकालते हैं बाय द यूज ऑफ लेबनिट्स लॉ, तो फंक्शन में डालेंगे, सो 1/e cos x √1 माइनस कॉस स्क्वायर मॉड साइन एक्स, इसमें तो पॉजिटिव ही होगा तो साइन एक्स ही रहेगा, माइनस, अच्छा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे e sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स, तो हमारे जो हैं ये दोनों तो कट गए, साइन एक्स कटा कॉस एक्स कटा, माइनस इज कॉमन, e माइनस कॉस एक्स प्लस e माइनस साइन एक्स, ये बन गया एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स मेरा बन गया है, तो क्लियरली आप देख पा रहे हो -2 पॉजिटिव नंबर एडेड, तो ये तो पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स कुछ मर्जी डालो, e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव, और एक माइनस लगाए, सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0
फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन। वैसे तो हर एक्स के लिए है, बट ठीक है, 0 से π/2 में भी हर एक्स के लिए बेटा नेगेटिव आएगा, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। तो जस्ट सिंपल एप्लीकेशन हो गया, डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। और भी करना है अभी कुछ, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लोकल एक्सट्रीमा हो ही नहीं सकता भैया। मैक्सिमम एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमम मिनिमा कैसे आ जाएगा अगर डिक्रीजिंग है ऑलवेज, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। टी चेक कर लेते हैं, जी इज इनवर्स ऑफ एफ जी डबल डैश 0, पहले भी करा चुका हूं तुम्हें। जब भी इनवर्स के डेरिवेटिव की बात की जाए, एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स लेके शुरू कर जाओ। सो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1। एक बार और करेंगे क्योंकि डबल डैश तक जाना है। तो एफ डबल डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ डैश जी एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स हो जाएगा बेटा इक्वल टू 0। नाउ हमें निकालना है जी डबल डैश 0, एक्स को 0 डाल दो। तो एफ डबल डैश जी 0 जी डैश 0 होल स्क्वायर एफ डैश जी 0 जी डबल डैश 0। व्हाट इज जी 0? नोटिस दैट एफ π/4, क्योंकि π/4 पे क्या होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम बन जाएगी, है ना। 45 डिग्री अब π/4 पे 1/√2 से 1/√2 तो यानी 0 आ जाएगा। तो यानी इनवर्स g0 की वैल्यू π/4 ही हो रही होगी, यानी g0 की जगह π/4 डाल देता हूं। तो ये इक्वल टू 0 है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, राइट। अच्छा अब देखना मैं क्या करूंगा बेटा, एफ डबल डैश निकालता हूं बस। बाकी मैं निकालने को जी डैश 0 भी निकाल सकता हूं, यहां डाल के एक्स को 0 0 डाल के कर सकता हूं, बट मैं पहले एफ डबल डैश π/4 निकाल रहा हूं। एफ डबल डैश π/4 निकालने के लिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा बेटा, ई की पावर माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, एक माइनस बाहर भी था, और ई की पावर माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, करेक्ट। अब मुझे बट एफ डबल डैश π/4 निकालना है, तो एक्स को π/4 डालता हूं। सो एफ डबल डैश π/4 हो जाएगा माइनस कॉमन ई की पावर माइनस 1/√2, और ये हो गया 1/√2 माइनस ई की पावर माइनस 1/√2 1/√2, ये और ये कट गए, प्यारा सा 0 आ गया। सो एफ डबल डैश π/4 बिकम 0, यानी ये टर्म अगर 0 है तो ऑब्वियसली दिस अपॉन में जाएगा, वो नॉन 0 आएगा। तो जी डबल डैश 0 भी तुम्हारा 0 ही हो रहा होगा, क्योंकि भाई जी डबल डैश 0 की होगी दिस इंटू दिस अपॉन दिस, यही 0 आ गया, तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है सर। ये 0 हो गया तो ये नहीं हो रहा ना भाई, एफ डैश तो नेगेटिव है ना, ऑलवेज एफ डैश तो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये 0 नहीं होगा, तो वही 0 हो रहा होगा। प्रोपोर्शनैलिटी ना, इसके प्रोपोर्शनल है, 0 आ गया, उसे भी 0 आना है। तो ए एंड डी शुड बी द करेक्ट आंसर्स, ए एंड डी शुड बी द करेक्ट आंसर्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इजी क्वेश्चन था यार, ये तो करना चाहिए था। ब्रेन टीजर नंबर 6, ये है बढ़िया क्वेश्चन, काफी लिमिटेड इंफॉर्मेशन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। पॉलिनोमियल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई जेई के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, सच दैट एफ डैश 2 की वैल्यू 0 है, एफ ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू -12 है। अच्छा, 2 पर फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है और थर्ड डेरिवेटिव दिया है, बहुत जबरदस्त बात है। और F1 माइनस F3 पूछ लिया है इंटीजर टाइप। देख रहे हो ना क्या खतरनाक क्वेश्चन है कि भाई आपको कितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, बस डिग्री पता है 4 है, और बस ये पता है कि भाई 2 पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, मतलब 2 पे मैक्सिमम कुछ भी हो रहा होगा, डेरिवेटिव 0 हो रहा है, और ट्रिपल डैश 2 पे थर्ड डेरिवेटिव -12 आ रहा है, तो 1 और 3 पे करना है। अच्छा तो मुझे अब एक काम देखो, वैसे तो हमें पता है कि हमें एफ एक्स जो है 4 डिग्री पॉलिनोमियल इस तरह का होता है, ठीक है, ऐसा होता है। बट मुझे पता है क्या मन कर रहा है, अब यहां मुझे मन कर रहा है मैं एक्स को x-2 से रिप्लेस कर दूं। सर ऐसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, 4 डिग्री तो रहेगा, एक्स को x-2 क्यों ला रहा हूं, मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि मुझे एक्स को 2 यहां भी डालना है, यहां भी डालना है, और नोटिस करो ये भी 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, 2 - 1
और 2+1 है वो, तो मुझे लग रहा है 2 से कुछ ना कुछ तो लोचा है। सो लेट द पॉलिनोमियल, जो y अपना पॉलिनोमियल है, अब मैं उसे fx-2 ने लिख के fx ही मान लेता हूं, ax-2 ऐसे तो ले ही सकते हैं ना हम किसी पॉलिनोमियल को। ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। तो अब मैं f' निकालता हूं, इसको fx मानते हैं। वैसे तो हम पॉलिनोमियल ऐसा मानते हैं जनरली स्पीकिंग, बट यहां पे जो पॉलिनोमियल fx है मैं उसे ऐसा मान रहा हूं बेटा, क्योंकि 2 के मुझे बहुत सारी x की वैल्यू 2 डालनी है। तो f' हो जाएगा 4ax-2 का क्यूब प्लस 3bx-2 का होल स्क्वायर प्लस 2cx-2 प्लस d। तो अब एक बात तो पक्की हो गई भाई कि d तो 0 होगा, क्योंकि f' 0 है। तो f' 0 है, जैसे ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो d की वैल्यू तुम्हारी 0 हो जानी चाहिए। तो पॉलिनोमियल में जो ये वाला d है, कोफिशिएंट ऑफ x-2, वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी मेरे पास एक तरह से fx, अच्छा f ट्रिपल डैश भी तो जाना है, चलो f ट्रिपल डैश तक चलते हैं। पहले f"x निकालेंगे, 12ax-2 होल स्क्वायर। अब करो बेटा पॉज करके, हिंट मिल गई है आपको, प्लस 2c, और f ट्रिपल डैश हो जाएगा 24ax-2 प्लस 6b। तो यहां से जब अब मैं x को 2 डालूंगा तो ये टर्म तो गई, f ट्रिपल डैश 2 बन जाएगा 6b, जिसकी वैल्यू मुझे -12 दी है, मतलब b की वैल्यू -2 बेटा दी आ गया है, b -2 आ गया है, और d मेरा 0 आ गया है। अभी तक मुझे इतना पता लगा है। इस पॉलिनोमियल में बेटा, इस पॉलिनोमियल में b और d तो मेरे निकल आए हैं। अब मैं जरा पॉलिनोमियल, बस जितना डेटा दिया था सब लिख लिया मैंने। नाउ आई एम रेडी टू फाइंड f1 एंड f3। सो fx हो जाएगा a इंटू x-2 की पावर 4, b की जगह आया था -2, तो -2x-2 का क्यूब और c के साथ x-2 का स्क्वायर, d तो 0 आया था और एक e होगा। तो इस प्रकार का पॉलिनोमियल अपने पास होगा, है ना, इस प्रकार का पॉलिनोमियल होगा। तो मुझे निकालना है f1 और f3। तो f3 निकालता हूं, x को 3 डालूंगा बेटा, तो a माइनस ये 2, अच्छा -2 था, और प्लस c, x को 3 डाला प्लस e, है ना। और सिमिलरली f1 निकालना है, तो बेटा क्या होगा, 1 -2 की पावर 4, 1 ही रहेगा a, और यहां हो जाएगा +2, इवन वाली पावर्स में बेसिकली सेम रहेगा, ऑड वाली पावर्स में पलट गया है कोफिशिएंट। और अब दोनों को सबट्रैक्ट कर देता हूं बेटा, f3 माइनस f1, तो a कट गया, c कट गया, e कट गया, -4 आ गया है। और आपसे क्या पूछा हुआ था, f1 माइनस f3 पूछा हुआ था। देख रहे हो ना कितनी प्यार से आंसर निकला है। ऐसा लगता है डेटा इनसफिशिएंट होगा, बट डेटा वाज सफिशिएंट, आंसर हमारा निकल गया। बस इसमें ट्रिक यही थी यार कि हमने x-2 के अबाउट सिमेट्री देखी हर चीज में, तो पॉलिनोमियल को इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल वे हमने x की जगह x-2 डाल के लेट किया है बेटा, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम था ये। आगे बढ़ जाते हैं। ब्रेन टीजर नंबर 6 हो गया है। अगला ब्रेन टीजर नंबर 7, ये देखिए क्या क्या मिक्स हो रहा है इसमें। एक क्वाड्रेटिक है, for a positive t let alpha beta are the roots of the quadratic this, alpha beta इसके रूट्स हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब ये फंक्शन है। नोटिस करो ये फंक्शन किसका होगा, अच्छा ये सोचो, पहली नजर में लगता है x का फंक्शन होगा, नहीं, x का तो ये इंटीग्रल है, और जब x के टर्म में इंटीग्रेट हो जाएगा तो लिमिट डल जाएंगी, तो x तो उड़ जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा और बीटा बचेगा। बिल्कुल ठीक बात, अल्फा और बीटा सम और प्रोडक्ट की वजह से t का फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा है -t², अल्फा इंटू बीटा है -2t। तो साफ समझ आ रहा है कि ये जो फंक्शन जिसे मिनिमाइज करना है ये t का फंक्शन बनेगा, ठीक है, t का फंक्शन बनेगा। चलिए तो बनाते हैं। तो पहले इसको ब्रैकेट खोल देना चाहिए हमें, इंटीग्रेशन तो बाद में होगा, पहले तो हमें x² प्लस 1/α² प्लस 1/β² इंटू x प्लस 1/α² β² प्लस 1/α β।
तो यहां से इन सब चीजों की वैल्यू निकालते हैं। 1/α² प्लस बीटा स्क्वायर की निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। करेक्ट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, T4 माइनस प्लस 4t अपॉन 4t स्क्वायर। अलग अलग कर लेते हैं, T²/4 प्लस 1/t। तो इतनी चीज की वैल्यू हो गई x² प्लस T²/4 प्लस 1/t इंटू एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/4t² माइनस 1/2t। चेक कर लीजिएगा जरा, चेक कर लीजिएगा सही बोल रहा हूं। और अब इसे करना है बेटा इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में। सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, अभी देखना। x² का होता है x³/3, तो 2³ माइनस -1³/3 प्लस T²/4 प्लस 1/t। x का होता है x²/2, 2² माइनस 1² प्लस 1/4t² माइनस 1/2t। इसके साथ होगा x विच इज 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा। ये मेरा बन गया अब एक फंक्शन ऑफ t बन गया है बेटा। ठीक है सर, ये तो लेंदी है, नहीं है, देखो अभी देखना क्या होगा। 8 और 1 9/3 3 हो गया। ये हो गया, क्या हो गया ये 4 - 1 3/2 T²/4 माइनस 1/t। और वो हो गया 3/4t² माइनस 3/2t। ब्रैकेट खोलोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा सा हो जाएगा, ये प्लस था है ना, प्लस था ये। ब्रैकेट खोलोगे तो 3/2t 3/2t कट जाएगा बेटा। सो ft बन जाएगा 3 + 3t²/8 3t²/8 और ये वाली टर्म कटेगी 3/2t माइनस 3/2t से और प्लस 3/4t² प्लस 3/4t² बन जाएगा। इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है सर, इसको मिनिमाइज करना है। अब तुम्हें इस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए 3 को तो साइड में फेंको, कोने में कांस्टेंट है, ये दोनों में तुम्हें फिर से दिख रहा होगा पॉजिटिव टर्म्स हैं और ज्योमेट्रिक मीन कांस्टेंट है। तो am > gm लगा देता हूं, तुम कैलकुलस भी लगा सकते हो, बट am gm जब लग जाता है तो बहुत शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक मीन में आएगा 9/32 का रूट, तो 3t²/8 प्लस 3/4t² > वो 3 हो गया, ये 4√2 हो गया, 2 कट के 2√2 रह जाएगा। तो इतनी मिनिमम वैल्यू 3/2√2 है, उसकी वैल्यू तो हमें चाहिए। तो ft मिनिमम क्या हो जाएगी, 3 ऐड हो जाएगा बस, ये 3 + 3/2√2। ये बेटा मिनिमम वैल्यू हमारे फंक्शन की आनी चाहिए। ठीक है सर, ये बहुत कैलकुलेटिव है बेटा, इतना आ सकता है एडवांस में। क्या 3 लाइन की इंटीग्रेशन भी नहीं करोगे क्या, आगे तो कुछ था ही नहीं ना, am gm ही लग गया था। इतना बिल्कुल आ सकता है, ऐसी चीजें बन सकती हैं। करना क्या था भाई, अच्छा मिनिमम वैल्यू इस फॉर्म में लानी है, √a/b + c। तो इसको रूट फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 + √9/8 लिख लेते हैं। तो a हो गया 9, b हो गया 8, c हो गया 3, a + b + c 20 हो गया, a + b + c बेटा 20 हो गया है। 20 इज द फाइनल आंसर, राइट, 20 हो गया। कैलकुलेटिव बट नॉट डिफिकल्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा एडवांस में करने हैं तुमने, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले हो सकता है ना हो, बट इस टाइप के तुम्हें करने होंगे। अगर ऐसे आएंगे भी, ऐसे भी आते हैं मीडियम कैटेगरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। y = fx इज डिफरेंशिएबल, gx इज दिस, gx हैज लोकल मैक्सिमा एट x = ½ अच्छा, बट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट एट सम अदर पॉइंट्स। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता है, वही कहना चाहता है कि भाई ठीक है, हाफ पर लोकल मैक्सिमा तो आ रहा है, बट कहीं ना कहीं ग्लोबल मैक्सिमा और आ रहा होगा, इधर आ जाए, इधर आ जाए, कहीं भी आ जाए, वो दैट डिपेंड्स। ठीक है, मीनिंग ये समझ आ गया है कि x = ½ पर मैक्सिमा तो है लोकल बट ग्लोबल नहीं है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ g'(x). अरे भाई साहब, अगेन अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन।
देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं कैलकुलेटिव वाले, कुछ कराता हूं मीडियम या डिफिकल्ट जिसमें दिमाग ज्यादा लगना है। तो ये है कैलकुलेटिव नहीं है, दिमाग ज्यादा लगना है। ठीक है, ये वाला पिछला वाला मैंने तो एक दिन पहले भी बताई थी एनालिसिस, ये वाला था कैलकुलेटिव पर दिमाग नहीं लगना था बहुत ज्यादा। ये था दिमाग लगना था इसमें, ये वाला फैक्टर मान के, कैलकुलेटिव कुछ नहीं था, लाइनें तो बहुत ही कम यूज हुई हैं। ठीक है जी, ये वाला क्या था, ये वाला इजी एंड कैलकुलेटिव था, ये कॉन्सेप्ट इजी था। तो हमेशा तुम देखो जेई में ऐसा ही होता है, ये वाले का मेथड 2 माइंड दिमाग लगाना था, कैलकुलेटिव कम था, बट मेथड 1 थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा था। इस वाले में तो आपका टफ क्वेश्चन था, दिमाग भी लगना था, कैलकुलेशंस भी अच्छी थी। चलो भाई लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं दोस्त। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा था भाई कि जीएक्स का एक लोकल मैक्सिमा है हाफ पर। देखो जीएक्स जो है ना एफ ऑफ इस फॉर्म का है, इसका कुछ इस्तेमाल तो करना ही है। एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इस तरह का लिखा है, तो यार ऐसा तो एक्स को 1 माइनस एक्स रिप्लेस करने का मन करता है ना ऐसे में, तो क्योंकि तुम्हें पता है एक्स को 1 माइनस एक्स करके जी ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा, एफ ऑफ ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स और ये बनेगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो एक्स ही बन जाएगा। यानी ये और ये सेम हो गए हैं। इंटीग्रेशन में होता है ऐसा बहुत, है ना, जब प्रॉपर्टी फाइल लगाते हैं किंग प्रॉपर्टी। तो यानी यहां से मैं बोल सकता हूं जी एक्स और जी ऑफ 1 माइनस एक्स तो सेम होंगे ही होंगे। जी एक्स और जी ऑफ 1 माइनस एक्स सेम, ऐसा फंक्शंस में भी बहुत हुआ था। जब सम जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ ए माइनस एक्स आ जाता है तो किसी के अबाउट सिमेट्री आती है बेटा। किसके अबाउट आएगी? अगर मैं एक्स को एक्स प्लस हाफ से रिप्लेस कर दूं तो जी ऑफ एक्स प्लस हाफ और उधर आ जाएगा जी ऑफ हाफ माइनस एक्स। तो जी एक्स हैज सिमेट्री अबाउट एक्स इक्वल टू हाफ। हाफ से प्लस एक्स करके रहा हूं या हाफ से माइनस एक्स, वैल्यू सेम आ रही है। यानी जी एक्स जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था उसके अबाउट क्या है फंक्शन में? सिमेट्री है बेटा। एक्स इक्वल टू हाफ लाइन के अबाउट फंक्शन में सिमेट्री है। बट वो भाई बोल रहा है कि यार मैक्सिमा कहीं और आना है। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा कहीं और आना है उस फंक्शन का, तो इधर भी फिर वहां ही आएगा क्योंकि सिमेट्री है। करेक्ट। सो अब आप देख सकते हैं कि अगर यहां ग्लोबल मैक्सिमा आएगा कहीं और तो यहां भी आएगा। यानी इस फंक्शन के, अब तो तुम समझ गए, हो गया क्वेश्चन। क्योंकि आपसे क्या पूछे हैं? मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ जी डैश एक्स। जी डैश मतलब जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो इस ग्राफ के मैक्सिमा बेटा 3 तो होंगे ही, एक ये जो लोकल मैक्सिमा और एक ग्लोबल मैक्सिमा बोल रहे हैं कहीं और है ही, तो उसके सिमेट्रिक एक और ग्लोबल मैक्सिमा भी होगा। और आपको पता है कि अगर एक डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन है, देखो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो है ही, कंटिन्यूअस है तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा तो आएगा ही, ये रहा। तो ये बीच में मिनिमा भी आएंगे ही आएंगे। अब आने को तो बहुत सारे आ सकते हैं, आने को हो सकता है ये ग्राफ ऐसे 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 करके जाए, बट मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स पूछे हैं। सो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ जी डैश एक्स 0 जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आता है 5 हो जाएंगे। 3 तो मैक्सिमा है, 2 मिनिमा है, तो मिनिमम 5 रूट्स तो डेरिवेटिव के होंगे ही होंगे। ठीक है, मिनिमम 5 रूट्स तो होंगे ही होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज ये वाली लग गई, यहां पे सिमेट्री लग गई। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, नेक्स्ट पर आते हैं ब्रेन टीजर नंबर 9। ब्रेन टीजर नंबर 9 देखिएगा क्या है क्वेश्चन। f0 से 2 पाई टू r बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का लिमिट मिक्स्ड विद दिस थिंग एडवांस में आया था, इसमें थोड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन भी लगती है। लास्ट ईयर 2024 में इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया, बट हाँ इसके ऑप्शन थोड़े ज्यादा टफ हैं। ऑप्शन में एओडी लगेगा, बट उसके सिंपल बस फंक्शन निकालना था। अभी मैं क्या बोल रहा हूं समझ आ जाएगा। ये लिमिट सॉल्व करके cos स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर लानी है। अच्छा 0/0 फॉर्म है लिमिट t टेंडिंग टू x। जब मैं t को x डालूंगा 0/0 बन जाएगी, तो लिमिट का वेरिएबल तो t है। तो लॉपिटल रूल लगाता हूं, मतलब ऊपर नीचे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट का वेरिएबल t है। तो एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, एफ टी का हो गया एफ डैश टी, कॉस एक्स का हो गया, अच्छा नहीं कॉस एक्स का तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक्स तो कांस्टेंट है, और नीचे टी का हो गया 1। लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स करना है इसके अंदर।
ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया मैंने, लॉपिटल रूल लगाया, टी को एक्स डाल देता हूं भैया। सो एफ एक्स साइन एक्स प्लस एफ डैश एक्स कॉस एक्स, ओवरऑल में से एक माइनस कॉमन आ गया बेटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और अब ये क्या बन गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अगर आप देखें एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देते हैं, उसको डी वाई बाई डी एक्स से कर देते हैं, तो ये लीनियर बन गई है। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉस एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बन गई ना, लीनियर लीनियर डिफरेंशियल बन गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई की पावर इंटीग्रल टेन एक्स एल एन सेक एक्स, ई की पावर एल एन सेक एक्स हो गया सेक एक्स, तो y इंटू सेक एक्स इज होल इंटीग्रल ऑफ q इंटू सेक एक्स, कॉस सेक कट गए, बड़ा प्यारा सा हो गया भाई, y सेक एक्स इज 1 बाय एक्स प्लस सी, y सेक एक्स इज 1 बाय एक्स प्लस सी, करेक्ट। सी निकालने को कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है, एफ ऑफ पाई दिया है माइनस 1 बाय पाई, तो y सेक एक्स इज 1 बाय एक्स प्लस सी, x को पाई डालने पे y है, क्या है y, माइनस 1 बाय पाई, तो माइनस 1 बाय पाई सेक पाई होता है माइनस 1, ये हो गया 1 बाय पाई प्लस सी, यहां से c की वैल्यू तो 0 आ गई, ये दोनों कट गए, c की वैल्यू 0 आ गई, सो y सेक x हो गया 1 बाय x, सो y हो गया cos x बाय x बेटा, y क्या हो गया, cos x बाय x हो गया। तो ये यहां तक भी एक क्वेश्चन बन सकता था, एडवांस में लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, एक इसी तरह की लिमिट दी हुई थी और उसको सॉल्व करके फंक्शन निकालना था। ठीक है, बस यहाँ x की पावर t की पावर 9 10 ऐसे कुछ दी हुई थी, सिर्फ फंक्शन f(x) पूछा हुआ था, जो मैंने यहां तक निकाल दिया। ऑब्वियसली डिफरेंट आंसर आया था क्योंकि लिमिट डिफरेंट थी, बट इतना क्वेश्चन था एडवांस्ड में। अब हमारा क्वेश्चन जो है यहां से अब शुरू होगा, हमने फंक्शन निकाल लिया है, अब हमें ऑप्शंस मैच करने हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आगे का पॉज करके ट्राई जरूर करो बेटा। एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा इन द इंटरवल पाई बाई 2 से पाई, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, चलो तो मतलब सबके लिए डेरिवेटिव ही निकालना है, ये एफ एक्स है हमारा, वाई एफ एक्स माना था ना हमने, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा सो माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो बी ऑप्शन तो देखो सही लग रहा है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर 0 से पाई बाई 3, क्योंकि 0 से पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं, एक्स भी पॉजिटिव है, साइन एक्स भी पॉजिटिव, कॉस एक्स भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव और माइनस लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव आ गया डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग लिखा था, अच्छा इंक्रीजिंग लिखा फिर गलत है, मुझे लगा डिक्रीजिंग लिखा है। सो क्लियरली एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स इन 0 से पाई बाई 3, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, एफ डैश एक्स तो नेगेटिव आ गया 0 से पाई बाई 3 में, तो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, बी ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा इन द इंटरवल पाई बाई 2 से पाई, तो यार मिनिमा के लिए इसको 0 रखेंगे, तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा, अब हमें दो चीज चेक करनी है, भाई ने दो बातें बोली हैं, एक बोला है कि मिनिमा आएगा और इस रीजन में आएगा, तो दोनों चीजें हमें चेक करनी होगी। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन जो एक्स स्क्वायर है, ये टर्म 0 होनी चाहिए, ये टर्म क्या होनी चाहिए 0। अब प्रॉब्लम ये है इसकी रूट कैसे निकालोगे, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, रूट तो निकाल ही नहीं सकते, रूट तो निकाल ही नहीं सकते भाई, क्योंकि ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना हमें थोड़ी ना आता है, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स। बट हाँ ये जरूर पता है हमें कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस, तो मेरे रूट निकालनी भी नहीं है, तुम्हें तो बस ये देखना है, तो ये हो गया tan x इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स, तुम्हें तो रूट का बस इंटरवल देखना है कि रूट क्या पाई बाई 2 से पाई के बीच में आ रही है। तो tan x इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स का रूट कैसे चेक करते हो, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं सर हम, तो हम क्या करेंगे बेटा, पाई बाई 2 से पाई, जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, ये होता है पाई बाई 2, होता है 3 पाई बाई 2, करेक्ट। तो पाई बाई 2 से पाई
तो ऐसा ग्राफ होता है 10x का, है ना, ऐसा इस प्रकार का ही तो ग्राफ होता है। सही बनाया ना मैंने? हाँ, π/2 से बड़े पे माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है बेटा, इस प्रकार का ग्राफ होता है। π/2 से पाई मतलब आगे जरूरत नहीं है, बट ठीक है, π/2 से पाई ऐसा होता है। और -1/x का कैसा होता है? देखो, y = 1/x का ग्राफ आप सब जानते हैं ऐसा और ऐसा होता है, बट -1/x का बेसिकली सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाता है उसका। तो y = -1/x कैसा होगा? ऐसा होगा सर, इस प्रकार से और इस प्रकार से। इधर का तो खैर यूजलेस है हमारे लिए, वो वाला इंपॉर्टेंट है। तो साफ समझ आ रहा है कि भाई एक बार तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा इसको। लाल और हरा ग्राफ एक ना एक बार π/2 से पाई में 100% करेगा, क्योंकि उसने जाना है जीरो की तरफ, एसिम्प्टोट बनानी है, और बीच में वो सारी नेगेटिव -इन्फिनिटी से जीरो सारी वैल्यू ले रहा है। गॉट इट? तो कहीं ना कहीं तो वो इंटरसेक्ट पक्का करेंगे π/2 से पाई के बीच में। सो इसका एक रूट सपोज अल्फा तो आ ही रहा है इस रीजन में, बट अभी जल्दबाजी मत करना, अरे सर सही हो गया, क्योंकि वो मिनिमा है या नहीं ये कैसे पता? भाई रूट डेरिवेटिव का रूट आया है, अभी तो हमने ये समझा है कि यार डेरिवेटिव का रूट तो आ रहा है, बट क्या वो मिनिमा है, मैक्सिमा है, पता नहीं। लेट्स चेक, अब उसको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं, देखो डबल डेरिवेटिव से तो जाऊंगा नहीं यार, अब इसका डबल डेरिवेटिव कौन निकालेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से ही फर्स्ट डेरिवेटिव का जो बोलता है ना टेस्ट, वो लगाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या देखना होता है? जहां डेरिवेटिव जीरो, उससे पहले और उसके बाद में क्या हो रहा है। चलिए ये पहले देख लेते हैं। तो नेबरहुड में देखना है। सो फॉर x लेस देन अल्फा, या x = अल्फा माइनस कह लो, अल्फा से कम, क्योंकि मुझे बस ये देखना है अल्फा पे तो ठीक है डेरिवेटिव जीरो, इसके बाद नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या हो रहा है। तो अल्फा से पहले क्या हो रहा होगा? नोटिस करो, अल्फा से पहले कौन सा ग्राफ ऊपर है सर? -1/x का ऊपर है। तो अल्फा से कम में -1/x बड़ा होगा tan x से, है ना, -1/x बड़ा होगा tan x से। और इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज कर दें, मुझे बस ये पता लगाना है इसका साइन क्या होगा, है ना। तो और क्रॉस मल्टीप्लाई करें अब, तो देखो cos x को जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि cos x तो नेगेटिव होगा π/2 से, भाई हमें अल्फा से जस्ट कम रहना है, तो π/2 से तो बड़ा ही होगा ना, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos x तो नेगेटिव होगा। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी ये वाली, और x तो पॉजिटिव ही है, π/2 से पाई कुछ वैल्यू है, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा साइन सेम ही रहेगा। यानी यहां से क्या समझ आ गया कि x sin x प्लस cos x क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा फॉर x जस्ट लेस देन अल्फा। जस्ट लेस होगा, बहुत ज्यादा मत जाओ, क्योंकि तुम्हें जस्ट लेफ्ट राइट में देखना होता है। तो उसके जस्ट लेफ्ट में ये टर्म पॉजिटिव होगी, जो इसका न्यूमरेटर है पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, एक माइनस ऑलरेडी लगा है, यानी अल्फा से कम में, यानी कि जो f' है वो नेगेटिव हो रहा होगा फॉर x जस्ट लेस देन अल्फा, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव, यही तो था डेरिवेटिव, ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव होता ही है, एक माइनस लगा है। और बाय द सेम लॉजिक अब तुम कह सकते हो एग्जैक्ट साइन उल्टा होगा, उसके बाद में क्या होगा? अल्फा प्लस में ये छोटा हो जाएगा, ऐसे साइन होगा, साइन पलट जाएगा, बस ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर जाके प्लस साइन हो जाएगा। सो माइनस से प्लस साइन चेंज हो रहा है, x = अल्फा पे क्या हो रहा है? माइनस से प्लस साइन चेंज हो रहा है बेटा। और माइनस से प्लस होने का मतलब क्या होता है? डिक्रीज फिर इंक्रीज, यानी मिनिमा, मिनिमा का पॉइंट है। देखो ये एग्जाम में तो इतना लेंदी नहीं कर सकते आप, क्वेश्चन छोड़ने के लिए ये, बट हम क्लास में समझने के लिए कर रहे हैं। तो लोकल मिनिमा इन द इंटरवल, ये बात तो बिल्कुल ठीक आ गई है। अभी और भी ऑप्शंस हैं, और भी ऑप्शंस हैं भाई, सी और डी। x³ f' dx का इंटीग्रल हाफ से लेके 1। चलो भाई सी ऑप्शन करते हैं, x³ f' dx 0 हाफ से 1, हाफ से 1 इंटीग्रेट करना है। अच्छा f' तो हम पे है ही, ये भाई साहब हैं, तो x³ x cos x प्लस साइन x अपॉन x², और एक माइनस साइन भी था, x sin x प्लस cos x था यार, x sin x प्लस cos x।
तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब करने को तो देखो इसमें बाय पार्ट लगा ही सकते हो और फिर फाइंड आउट कर सकते हो कि इंटीग्रल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, राइट। बट मुझे एक बात लग रही है यार, बाय पार्ट लगा के भी लिमिट्स बड़ी गंदी दी है, हाफ से 1, कुछ और ट्रिक होगी। प्लस मुझे एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं निकालनी, इससे तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मुझे तो बस साइन पता लगाना है कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। सो क्या इज देयर एनी ट्रिक जिसकी मदद से मैं डायरेक्ट बता पाऊं कि ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? तो देखो, एक्स क्यूब हाफ से 1 तो पॉजिटिव फंक्शन है, तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूं इसको। इसमें आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लिमिट से समझ आ गया यार, कुछ गलत लग रहा है, लंबा लग रहा है। तो देखो मैं क्या बता रहा था, हाफ से 1 एक्स क्यूब पॉजिटिव है और एफ डैश एक्स तो तुम्हारा नेगेटिव था। एफ डैश एक्स तो हर एक्स के लिए नेगेटिव आया था, डिक्रीजिंग फंक्शन आया था। एफ डैश एक्स किस रीजन में बात हो रही है? हाँ, हाफ से 1 में बात हो रही है ना, तो डिक्रीजिंग ही है, क्योंकि यहां पे बेसिकली उसका मिनिमा तो आया था, बट वो तो पाई बाय 2 के भी बाद जाके आया था। तो हाफ और 1 तो बेचारे हाफ रेडियन यहाँ, 1 रेडियन यहाँ, बहुत छोटे छोटे वैल्यूज हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यूज हैं। तो उसमें तो ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, जैसा कि हमने देखा था 0 से पाई बाय 3 में भी हो रहा था। पाई बाय 3 लगभग क्या 1 रेडियन है, तो 0 से 1 रेडियन में डिक्रीज हो रहा है, तो हाफ से 1 में भी डिक्रीज ही होगा, यानी एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा हाफ से 1 में और ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, एक नेगेटिव फंक्शन होगा। अब एक नेगेटिव फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन मतलब नीचे रहेगा ऐसे हाफ से लेके 1 तक, और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर एक नेगेटिव फंक्शन है तो क्या मैं बोल सकता हूं उसका एरिया तो हमेशा ही नीचे आएगा भाई, उसका हमेशा नेगेटिव एरिया बनेगा, क्योंकि नीचे ही आएगा वो। नीचे का एरिया क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी डेफिनेट इंटीग्रल की जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो नेगेटिव एरिया होगा, मतलब वैल्यू नेगेटिव आएगी, नीचे आएगी। हेंस वी कैन सेफली से कि ये वैल्यू तो नेगेटिव ही आने वाली है, नेगेटिव ही आने वाली है। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन बस चेक कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पार्ट इसमें यूज होगा बेटा। इंटीग्रेशन में एक टॉपिक होता है एस्टिमेशन, है ना, तो वो हमें दिख रहा है, इंटीग्रेशन की रेंज हमें निकालनी है एक्स क्यूब एफ एक्स की। इस बार क्या है, एक्स क्यूब एफ एक्स है। तो लेट्स सी डी पार्ट में एक्स क्यूब एफ एक्स करेंगे, एक्स क्यूब एफ एक्स 0 से 1 था आई गेस, और एफ एक्स तो अच्छा सा था, एक्स बाय कॉस एक्स था ना, एफ एक्स तो हाँ कॉस एक्स बाय एक्स था, 0 से 1 था, राइट। तो कॉस एक्स बाय एक्स रखता हूं इसकी जगह, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बन जाएगा बेटा 0 से 1। अब देखो तुम्हें अगर एस्टिमेट करना होता है तो दोनों साइड इनइक्वालिटी लानी होती है, तो कैन वी से दैट, पहली चीज तो मैं ये बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन एक्स स्क्वायर, और किससे बड़ा होगा बस हमें ये देखना है ना। तो एक काम करते हैं, कॉस एक्स का एक्सपेंशन यूज करते हैं। कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल एक्स 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 बाय 2 प्लस एक्स 6 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो क्या मैं बोल सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग हो रहा है सर, आगे प्लस भी तो हो रहा है, बट ये ज्यादा माइनस होगा ना, वो छोटा वैल्यू हो जाएगा बहुत, एज एक्स अप्रोच इज फ्रॉम 0 to 1, तो देयरफॉर ये वाली वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी इससे, तो एक्स स्क्वायर से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट ही हो रहा होगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर हुआ। और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि आगे प्लस हो रहा है सर, अगले में माइनस होगा, बट वो छोटा हो जाएगा ना, प्लस वाला डोमिनेट करेगा, अगला टर्म हमेशा छोटा होता जाएगा, क्योंकि 0 से 1 की जितनी पावर बढ़ाओगे छोटा होता जाएगा। तो यानी मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर से तो हमेशा कम होगा क्योंकि माइनस हो रहा है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 बाय 2 से हमेशा बड़ा होगा। सो दिस इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। एक इनइक्वालिटी बना ली है, इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से 1, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी वैलिड है तो एरिया भी इसी रीजन इसी तरह से वैलिड होगा। dx लिख लो अपने आप ही, तो ये बन गया i एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया एक्स क्यूब बाय 3, 0 और 1 डालेंगे तो 1 बाय 3 आ गया,
और इधर आ जाएगा बेटा x³/3, x5/2, 0 और 1 डालना है। 0 तो क्या ही डालोगे, 1 डाल के आएगा। अच्छा x5/2 इंटू 5 भी तो होगा ना, 10 होगा। इसका एलसीएम ले लो तो ये आई थिंक 7/30 बन गया। तो आई की रेंज आ गई 7/30 से 1/3, 7/30 से 1/3, डी ऑप्शन भी हो गया। तो ऐसा एस्टिमेशन पहले आ चुका है भाई एक बार एडवांस में, 2020 या 21 में शायद आया था, बट ऐसा छोड़ने के लिए आता है। इतना लंबा क्वेश्चन कौन करेगा, आप खुद सोचो। इसमें पूरा कैलकुलस मैंने तुम्हें इसलिए कराया एक बार, पूरा कैलकुलस इसमें रिवीजन हो गया बेटा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी लग गई, थोड़ी सी लिमिट्स भी लग गई। कौन सा नहीं लगा सोचो, कैलकुलस का चैप्टर। लिमिट लग गई, लॉपिटल रूल, फिर अपनी लीनियर डिफरेंशियल बन गई। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद हमारा जो है फंक्शन आया, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लग गया, मैक्सिमा मिनिमा लग गया, ग्राफ लग गया, फंक्शंस भी लग गया, ग्राफ बन गए। और उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आफ्टर दैट फिर थोड़ा सा ग्राफ लग गया, डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन, और फिर एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अलॉन्ग विद एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन, पूरा कैलकुलस लग गया। आई थिंक कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बेचारा रह गया कहीं, बाकी तो सभी कुछ लग गया। ठीक है, तो अच्छा प्रॉब्लम है, एक मास्टर क्वेश्चन जस्ट फॉर रिवीजन। चलिए, क्योंकि अब फिर तुम कहोगे सर ऐसा क्यों करा रहे हो, अगर ये हमें करना ही नहीं है, छोड़ना है बेटा। फिर वही बात, जैसे एडवांस ने पूछा, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ लिया एक फंक्शन बनाने का, सिर्फ फंक्शन दे दें और पूछ ले भैया इसकी रेंज बताओ, मतलब इस एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 4-5 सवाल बने हुए हैं। तो जो छोटा पार्ट बना के तो क्वेश्चन बनाया ही जा सकता है ना। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना होता बड़ा क्वेश्चन है छोड़ना ही है तो सर मैं क्यों कर रहा हूं इसे। उसके अंदर से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बनाई जा सकती हैं, उसका एक पार्ट लेके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और धुआंधार क्वेश्चन है। थोड़ा स्टार्टिंग में इजी रखे थे बट अब एंड आते आते काफी लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है क्वेश्चन का बेटा। ब्रेन टीजर नंबर 10, 10 नंबरी करेंगे, उसके बाद 11 नंबरी होमवर्क आएगा, 12 नंबरी फिर करेंगे। चलो भाई स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर देते हैं। AN denotes the area of rectangle formed by taking two of its vertices on x-axis, remaining two on this curve. नहीं, AN denotes the area of rectangle. अच्छा, रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं और दो वर्टेक्स यहां रहे और दो वर्टेक्स कर्व पे। अब तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ यार, रेक्टेंगल कैसे बनेगा अगर तुमने दो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे रखे? ये तो रेक्टेंगल बन ही नहीं रहा, ये तो ट्रेपेजियम बन रहा है। एक सिचुएशन में रेक्टेंगल बनेगा कैसे, सोच के देखो, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट इतनी सी लाइन में लैंग्वेज में लग गया है। AN denotes the area of rectangle formed by taking two of its vertices on x axis. तो जो x axis के वर्टेक्स हैं बेटा, अगर तुम फंक्शन देखोगे तो इवन फंक्शन है, ठीक है। यानी जो तुम वर्टेक्स ले रहे हो, बेसिकली रेक्टेंगल तभी बनेगा जब y कोऑर्डिनेट सेम बनेगा। y कोऑर्डिनेट सेम कब बनेगा? जब एक x एक माइनस एक्स लोगे तो फंक्शनल वैल्यू सेम आएंगी, दोनों की फंक्शनल वैल्यू सेम आएंगी ना, हेंस ये फिगर एक रेक्टेंगल बन जाएगी, ये फिगर एक रेक्टेंगल बन जाएगी। नहीं तो अगर दो अलग अलग पॉइंट ले लिए तो वो इंक्रीज या जैसे भी मर्जी करेगा डिक्रीज, दो सेम हॉरिजॉन्टल पे नहीं आ पाएंगे। तो सेम हॉरिजॉन्टल पे लाने के लिए आपको एक x एक माइनस एक्स लेना होगा और y कोऑर्डिनेट तो ये है ही। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AN बन जाएगा, AN एज अ फंक्शन ऑफ x बन गया, बेस हो गई 2x, हाइट तो यही हो गई e की पावर -2 की पावर 4n -2 x की पावर 4। भाई साहब खतरनाक फंक्शन, खतरनाक फंक्शन, डरना नहीं है, कोई नहीं। अब बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है Bn डिनोट्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AN फॉर x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके AN डैश x को 0 डालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे x के फंक्शन का। सो देखो अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2x एक फंक्शन है, e की पावर एक फंक्शन है, तो डेरिवेटिव आएगा 2e की पावर तो यही रहेगी जो भी है, प्लस 2x कांस्टेंट, e की पावर डेरिवेटिव ये रहेगा, और ये तो इसका डेरिवेटिव भी आएगा। सो -2 माइनस ऑफ 2 की पावर 4n -2 इंटू 4x³ होगा। समझ गए? चेन रूल लगाया भाई, पहले प्रोडक्ट रूल लगाया, इसके डेरिवेटिव में तो 2 ही आ गया, वो e की पावर की टर्म कांस्टेंट, प्लस 2x कांस्टेंट, e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर इंटू इस पावर का डेरिवेटिव, तो वो -2 ऑफ दिस, ये तो बाहर रहा,
और x4 का 4x³ बन गया। नाउ दिस हैज टू बी पुट 0 और आपको दिख रहा है e की पावर वाली टर्म 2 टाइम्स ये e की पावर की टर्म तो कॉमन ही आ गई, 2 भी कॉमन आ गया, 1 माइनस, अच्छा x और ये मिला के हो गया 4x4 और साथ में एक ये है माइनस तो बाहर ही ले लिया मैंने, 2 की पावर 4n माइनस 2। ठीक है, ये तो 0 होता नहीं है, e की पावर हटाओ तो ये हो गया 4x4। अच्छा इसको लिख लो 2 की पावर 4n अपॉन 2 स्क्वायर, ये कट गया तो यहां से आ गया x की पावर 4 इज 1/2 की पावर 4n, यानी x आ गया 1/2 की पावर n। x आ गया बेटा 1/2 की पावर n। खतरनाक सा बन गया भाई, x मैक्सिमा का पॉइंट ये बन गया। सर मैक्सिमा का है, हमें कैसे पता? यार देखो फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, सेकंड डेरिवेटिव अब तुम देख लेना नेगेटिव ही आ रहा होगा, ऐसा दिख ही रहा है इसका डेरिवेटिव, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो, बट चलो मान लेते हैं मैक्सिमा का ही, अब इतना तो बना लिया हमने। मैक्सिमा का पॉइंट आ गया है, इस वैल्यू को वापस डालते हैं, x को 1/2 की पावर n वापस डालते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, बिकॉज क्या बोला है, bn डिनोट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ an, तो an की मैक्स वैल्यू bn निकल जाएगी। bn क्या हो जाएगी बेटा, ये जो x आया इसे फंक्शन में डालो तो 2 1/2 की पावर n, ओके, और e की पावर, सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, नेगेटिव आ जाती ना वो bn, फिर मैक्सिमम क्या ही होती, तो e की पावर में क्या बन जाएगा देखो, -2 की पावर 4n माइनस 2, x4 में क्या आएगा, x4 था 1/2 की पावर 4n, ये 2 की पावर 4n 2 की पावर 4n तो कटेंगे, तो bn हो जाएगा 2 इंटू 1/2 की पावर n, e की पावर माइनस 2 की पावर 4n तो कट गया, 2 की पावर -2 यानी 1/4 बच गया। क्या ये सही है? चेक कीजिए, bn मेरे पास ये आ रहा है यार, bn तो ये आ रहा है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन आगे अटैच्ड है, पहला था फंक्शन का रेक्टेंगल का फंक्शन बनाया, फिर हमने देखा मैक्सिमा निकाला, मैक्सिमम वैल्यू निकाली, अब है सिग्मा निकालना है bn का, अब n की टर्म्स में लिमिट डालनी है, तो सिग्मा bn n1 से इंफिनिटी, तो जो n की टर्म नहीं है वो तो बाहर करो, 2 और ये, सो 2e की पावर -1/4 बाहर, सिग्मा 1/2n, n1 से इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट जीपी बन गई भाई, ये क्या बन गई, इनफाइनाइट जीपी बन गई। फर्स्ट टर्म हाफ, कॉमन रेशियो हाफ, तो a अपॉन 1 माइनस आर, हाफ अपॉन हाफ 1 ही बन जाएगा ये वैल्यू, तो इनफाइनाइट जीपी बन के 1 आ जाएगी, तो 2e की पावर -1/4 इज योर p, p भी निकल आया भाई। फाइनली अब जाके खत्म हुआ है क्वेश्चन, 16 टाइम्स ये निकालना है हमें, 16 ln 2/p, p की जगह डालेंगे 2e की पावर -1/4, 2 से 2 गया तो 16 इंटू 1/4 हो जाएगा, विच इज 4, आंसर होना चाहिए 4। बढ़िया क्वेश्चन था ना, देखो कैलकुलस मिक्स्ड विद, मतलब थोड़ी सी मैनिपुलेशंस ज्यादा थी सही बताऊं तो, बाकी तो हल्का सा इनफाइनाइट जीपी ही मिक्स था, बट मैनिपुलेशंस अच्छी थी क्योंकि n भी आ रहा था, x भी आ रहा था, e की पावर भी, x4 भी, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक अब आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं ये वाला, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, तुम कर सकते हो, बस जो जो लिखा गया है करते जाना, और होमवर्क आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते आए हैं इस बैच में, हर बार लास्ट लेक्चर में वो भी करेंगे, PYQs भी और होमवर्क भी। चलो ब्रेन टीजर नंबर 12, ब्रेन टीजर नंबर 12, गिवन अ फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर, g1 x है fx, अच्छा फर्स्ट g1 वाला जो है वो fx ही है, और gn+1 x, मतलब जो नेक्स्ट आएगा gn+1 और gn में एक रिलेशन सा दे रखा है, जैसे g2x निकाल लेता हूं, g2x क्या होगा, क्योंकि मुझे भैया सिग्मा लगाना है, मतलब g2 g3 कुछ पैटर्न बन रहा होगा यार, वही देखना है, तो g2x हो जाएगा मिनिमम ऑफ t फ्रॉम 0 टू x, t फ्रॉम 0 टू x g1t, है ना, क्योंकि मैंने n को 1 डाला है भाई g2 बनाने के लिए, तो यहां g1 बन जाएगा g1t
प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो g1t क्या होगा, क्योंकि g1x तो fx है तो g1t ft हो गया, और वो है एफ ऑफ एक्स माइनस टी। इन दोनों के सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा, fx तो x स्क्वायर दिया है तो ft हो गया t स्क्वायर। देखने में खतरनाक है एक्चुअली, बट है नहीं उतना, मैं सही बोल रहा हूं। तुम ट्राई करो एक बार, g2 निकालो, फिर g2 से g3 निकालना, तुम्हें पैटर्न दिख जाएगा बेटा, और gn पैटर्न से लिख दोगे और फिर सीरीज का सॉल्व कर लोगे। एफ ऑफ एक्स माइनस टी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है t एज वेरिएबल मानते हुए। प्लीज नोट, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है t एज वेरिएबल मानते हुए। तो इसको ft मान लो, या f तो fg लिखे हुए हैं, ht मान लो, टी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टी होल स्क्वायर। अब दो तरीके हैं इसका मिनिमा निकालने का। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो, क्योंकि टी में क्वाड्रेटिक सी ही दिख रही है ना। टी में क्वाड्रेटिक, एक्स को भूल जाओ, एक्स तो कांस्टेंट मानोगे तुम इसमें, क्योंकि तुम्हें फंक्शन में टी एज फंक्शन मान के मिनिमम निकालनी है। टी की रेंज दी हुई है ना या मिनिमम में, या डिफरेंशिएट कर दो, एच डैश टी जीरो रख दो, तो 2t प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस टी इंटू चेन रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव 0 माइनस टी का -1, और इसको रख दिया 0, तो 2 2 गया, t माइनस एक्स प्लस टी बराबर 0, x हो गया 2t, ओ सॉरी, हाँ, तो t हो गया x बाई 2। t क्या हो गया बेटा, x बाई 2। t की वैल्यू यहां डाल दो, सो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एच टी मिनिमम। तुम होल स्क्वायर भी बना सकते थे भाई, यहां डाल दो, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 आ रही है। कैलकुलस से तुम होल स्क्वायर बना लो टी का, उससे भी वही आएगी। तो g2x क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया है। g1x क्या था, एक्स स्क्वायर था, g2x एक्स स्क्वायर बाय 2 है। g3x देखते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 3 आ रहा है क्या, लेट्स ट्राई एंड चेक। एक और देख लेते हैं, फिर हम अज्यूम कर लेंगे। तो g3x क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ g2t प्लस एफ एक्स माइनस टी हो जाएगा। तो अब तुम समझदार इंसान हो, g2x ही है तो g2t में बस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और एफ एक्स माइनस टी तो सेम ही रहेगा, एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर। तो इस फंक्शन में अब आपको इसका मिनिमा निकालना है, जैसे पहले इसका निकाला था ना एच टी का, बस अब कुछ नहीं है, बाय 2 करके निकालना है। तो इसको नया फंक्शन ले लो कुछ, है ना, p एज अ फंक्शन ऑफ t ले लो, p एज अ फंक्शन ऑफ t। तो ये हो गया टी स्क्वायर बाय 2, मैं कैलकुलस लगा के निकाल रहा हूं, आप होल स्क्वायर भी बना सकते हो। तो p डैश टी हो जाएगा t प्लस 2x माइनस टी इंटू -1 चेन रूल बराबर 0। तो t प्लस 2x प्लस 2t बराबर 0, सॉरी t माइनस 2x आएगा ना, वो माइनस मल्टीप्लाई भी होगा। सो t की वैल्यू हो गई 2x बाय 3। t को 2x बाय 3 जरा डालो और देखो क्या आता है मिनिमम वैल्यू। सो pt मिनिमम आ गया, 2x बाय 3 डाला, सो 4x स्क्वायर बाय, तो 2x स्क्वायर बाय 9 हो गया ना, और उधर क्या आएगा, x माइनस 2x बाय 3, x बाय 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 9 आ गया, यानी 3x स्क्वायर बाय 9, यानी x स्क्वायर बाय 3 आ गया। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, x स्क्वायर बाय 3। तो g3x आ रहा है x स्क्वायर बाय 3। पैटर्न दिख गया भाइयों, इतना जबरदस्त सवाल बन गया, देखो पैटर्न दिख गया है। g1 था एक्स स्क्वायर, g2 है एक्स स्क्वायर बाय 2, g3 एक्स स्क्वायर बाय 3। सो इन जनरल gn x हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय n, gn x ही हो जाएगा भाई। अच्छा, हमें gn ऑफ ये निकालना है पहले पार्ट में, तो gn ऑफ 1 बाय रूट n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 बाय nn प्लस 1 हो जाएगा। इसका बनाना है सिग्मा, इसका क्या बनाना है सिग्मा, 1 से 2025। तो सिग्मा अगर इसका बनाएंगे
तो इसमें तो तुम चैंपियन हो बेटा इसका सिग्मा बनाने में। टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गई है, इसका जनरल टर्म 1/n-1/n+1 होगा। जब n को 1 डालोगे ऐसा कुछ होता जाएगा और सब टर्म्स कटेंगी, ऐसे ऐसे करके कट जाएंगी। इसके सम में सिर्फ क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा। तो 2025/2026 बन जाएगा बेटा ये सम। 2025/2026 ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन तो सही आ गया, तो बी ऑब्वियसली गलत हो गया क्योंकि सेम सीरीज लिखी है। सी देख लेते हैं भाई। gn(1/रूट), ये वाला निकालना है बस, अब इन दोनों में से एक आएगा। तो gn(1/√n-1), तो वो जाएगा 1/nn-1, जिसको अगर हम देखें टेलीस्कोपिंग बना के ऐसा होगा। और इसमें हमें n की वैल्यू सिग्मा में क्या क्या डालनी है, n डालना है 2 से 2024, 2 से 2024। एक मिनट, 2 से डालना था ना, तो ये 1 और वो 2, फिर 3 डालूंगा तो ये 1/2, फिर से इस तरह से कट रहा है। और 2024 डालूंगा तो एक तो 1 बचेगा, तो 2023/2024 बचेगा बेटा। सो 2023/2024 सी ऑप्शन भी आ गया है। तो फाइनल आंसर ए और सी हमारे बन गए। अच्छा था ना, बढ़िया था कि नहीं? क्वेश्चन देखिए कहां से कहां पहुंच गया। पहले तो हमने देखने में डरावना था एक्चुअली, दो दो वेरिएबल दिख रहे थे, बट कुछ भी ऐसा नहीं है। स्टार्ट करोगे तो नहीं डर लगेगा, तो हो जाएगा क्वेश्चन। स्टार्टिंग में ही डर जाओगे। G2 और G1 में हमने रिलेशन ढूंढा, G2 पाया, फिर G3 और G2 में देखा, फिर G3 निकाला, पैटर्न दिख गया, तो Gn एक जनरलाइज कर दिया हमने, x² टाइप का फंक्शन बन रहा होगा। फिर आगे तो टेलीस्कोपिंग सीरीज का सवाल दिया हुआ था। ठीक है भाई, चलिए एक और कर लेते हैं। ब्रेन टीजर नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको करके आज का सेशन करेंगे समाप्त। लेट अस सपोज दैट f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। बीच थोड़े लास्ट के 2-3 क्वेश्चन टफ हो गए, अब ये वाला थोड़ा मीडियम है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हो सब लोग। पॉज करके ट्राई करो बेटा। f0 इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है -2, f'0 भी दिया हुआ है, f2 दिया हुआ है, f'2 भी दिया हुआ है, और कोई पॉलिनोमियल कुछ नहीं लिखा f के बारे में, सिर्फ एक रिलेशन दिया है gx इज दिस, x इक्वल टू 2 इज क्रिटिकल पॉइंट, मतलब g'2 0 है, g'2 क्या है, 0 है। अब मुझे एक बात समझ आ रही है यार, इसको डिफरेंशिएट करता हूं। पहला तो यही स्टेप है, यहीं से शुरू कर पाऊंगा। तो g'(x), प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1/x भी फंक्शन है x का, वो भी फंक्शन है, तो 1/x कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव ये, फिर इंटीग्रल कांस्टेंट और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। सॉरी, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम तो g'2 को 0 रखते हैं, तो x को 2 डालेंगे, f2/2 -1/4 0 से 2 ft dt, दिस इज इक्वल टू 0। f2 की वैल्यू थी 5, तो 5/2 इक्वल टू, ये उधर ले जाओ, 1/4 0 से 2 ft dt, तो यहां से आ गया 0 से 2 ft dt आ गया बेटा 20/2 यानी 10 आ गया। 0 से 2 ft dt तो 10 आ गया। एक ऑप्शन तो चलो मैच हो गया, एक ऑप्शन तो हमारा मैच हो गया। अब पूछा ये है x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। अच्छा, ये तो फिर गलत ही हो गया, ये सही हो गया। बस x इक्वल टू 2 बताना है, जो ये पॉइंट है g का, क्या ये मैक्सिमा या मिनिमा। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से यहां मुझे अब थोड़ी दिक्कत दिख रही है, बिकॉज इंटीग्रल का साइन भी है ना। वैसे तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट प्रेफर करता हूं, बट यहां पे अब मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगाऊंगा, क्योंकि एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी तो होता है मैक्सिमा मिनिमा का, कि भैया अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा है।
पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा है। तो हमें वो चीज देखनी पड़ेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव जो था ये वाला जी डैश एक्स, इससे अब आप डबल डैश भी निकालिए, जी डबल डैश एक्स, तो 1/x एफ डैश एक्स -1/x² एफ एक्स -1/x² एफ एक्स, राइट, और +2/x³ 0 to x एफ टी डी टी, और x इक्वल टू 2 पर ही निकालना है मुझे। सो जी डबल डैश 2 निकालने के लिए x को 2 डालूंगा, तो 1/2 एफ डैश 2, ये दोनों तो सेम ही होगा आई गेस, ये दोनों तो बेटा सेम ही हो गए हैं, सही बोल रहा हूं ना। 1/x², एक बार दोबारा देख लेते हैं, -1/x² एफ एक्स, और वो भी माइनस, तो -2/x² f2 और +2/8 0 से 2 ft, ये इंटीग्रल अभी निकाला था, 10 आया था, इसको डाल देते हैं बेटा। तो जी डबल डैश 2 मेरे पास आ गया 1/2 एफ डैश 2, एफ डैश 2 ये रहा, सो -3/2, और f2 था तुम्हारा 5, -5/2 हो गया वो, और वो आया था 10, 20/8 हो गया फिर वो, है ना, ये 10 आया था, 10 to the 20/8, 10/5/2, सो 5/2 5/2 कट गया। तो जी डबल डैश 2 क्योंकि नेगेटिव आ गया, इससे क्या समझ आ गया हमें कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है बेटा, मैक्सिमा पर ही डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग मतलब मैक्सिमा के लिए ही डिक्रीज करता है फर्स्ट डेरिवेटिव। चलो, तो ये हो गया हमारा ए और डी आंसर। चलिए, बाकी एक अब आप ये निकालेंगे होमवर्क में, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं जस्ट फॉर रिवीजन। आपको पता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर दोस पॉइंट जहां डबल डेरिवेटिव 0 होता है, एंड एक और चीज होती है भाई, कई लोग बस इतना याद रख लेते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब जहां डबल डेरिवेटिव 0 है, रॉन्ग। डबल डेरिवेटिव 0 है और साथ में डबल डेरिवेटिव साइन भी चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालिएगा, इसके होमवर्क का क्वेश्चन है, ये सब हम कर लेंगे डिस्कस। बाकी यहां से अब हम कल कंटिन्यू करेंगे ब्रेन टीजर नंबर 15 से, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रॉब्लम, यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा। चलिए, तो आज हमने काफी सारे सवाल लगा लिए हैं, अब इन क्वेश्चंस को बेटा दोबारा करिएगा, थ्योरी रिवाइज करिए, बाकी कल की क्लास में अब हम आगे बढ़ेंगे, और फिर परसों हम इसके PYQs प्लस होमवर्क डिस्कस करके 3 लेक्चर में इनफ है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इसका जनरली AOD का, थोड़ा सा रोल्स थ्योरम LMVT भी कल आपकी 1-2 क्वेश्चंस आपको उसके भी करा दूंगा, क्योंकि वो मेंस में आपने हट गया, किया नहीं होगा, थोड़े से उसकी भी प्रैक्टिस हम कल कर लेंगे। चलिए, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर करते हैं समाप्त, काफी लास्ट में हैवी हो गया, स्टार्टिंग इजी था, सेकेंड हाफ डिफिकल्ट था लेक्चर का, बट कोई बात नहीं बेटा, लगे रहना है आपको, स्टार्टिंग में जो मैंने बातें समझाई थी उसको याद रखिएगा अपने। अब आपका जैसे जैसे जेई का एग्जाम नजदीक आ रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अपने अंदर भरिए, और टारगेट आप लोगों का सामने लिखा हुआ है, #JEE फोड़ना है बेटा, तुम सब में कैपेबिलिटी है, बस मेहनत करते रहो ऐसे ही, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच बच्चों, मुलाकात होगी कल के लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।